वाम उग्रवाद। इसी से जो विकास और उग्रवाद से जो संकल्पना जन्म लेती है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की है, वाम उग्रवाद की है। तो कैसे वाम उग्रवाद रहा है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर हम लोगों ने पढ़े थे कि विकास और उग्रवाद के बीच किस तरीके के रिलेशन रहे हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स ने देश में उग्रवाद को बढ़ाने में योगदान दिया है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हम लोगों ने पढ़ा। भूमि सुधार, पुनर्वास, अम, सामाजिक आर्थिक विकास का अभाव, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसी में वन कानूनों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जब चिपको मूवमेंट हुआ 1970 के दशक में, तो उसके बाद फिर भारत में पहली बार वन कानून बनाया गया। और बाकी अंग्रेजी काल की व्यवस्थाएं कुछ थी ही। वन विभाग बनाया गया, वन नीति बनाई गई, वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया। तो सरकार ने इस तरीके के कानून बनाए और इन कानूनों का निर्माण करके वनों के उपयोग करने के अधिकार को सीमित कर दिया। उसका प्रभाव यह हुआ कि जो वन के उत्पाद थे उन उत्पादों पर लोगों के अधिकार छिनने लगे। जनजातियां वनों के उत्पाद पर निर्भर हैं, लघु वन उत्पाद, गौड़ वन उत्पाद, उन्हीं के आधार पर उनका जीवन चलता रहा है। वो उनके कल्चर के भी पार्ट है, वो उनकी आजीविका का भी हिस्सा है। लेकिन वन कानूनों ने सब प्रतिबंधित कर दिया। इससे जनजातियों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। हालांकि वन अधिकार अधिनियम 2006 जब पारित किया गया, तो वन अधिकार 2006 के अंतर्गत जनजातियों के वनों पर कुछ अधिकार सुनिश्चित किए गए। हालांकि जैसे बांस वगैरह पर अधिकार पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं कराए गए। 2015-16 में एक निर्णय के बाद, भारत सरकार के निर्णय के बाद, फिर वनों पर इनके बांस पर इनके अधिकार उपलब्ध कराए गए। क्योंकि जैसे बांस के सामान है तो सजावटी सामान बना करके वो बाजार में बेचते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। तो अब फिलहाल बांस का उपयोग भी कर सकते हैं, वरना जंगलों में वे बांस काट नहीं सकते थे, उसका उपयोग नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके के जो निर्णय रहे, इन निर्णयों ने जनजातियों में असंतोष की भावना उत्पन्न की, और इस असंतोष से भी उग्रवाद को बढ़ावा मिला। जो वन अधिकार अधिनियम बनाया गया, उस वन अधिकार अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि जो लोग 15 साल से वन में रह रहे हैं उन्हीं को वनों का अधिकृत वासी माना जाएगा। उसके अनुसार उन्हें वहां का अधिवास प्रमाण पत्र दिया जाएगा, बाकी लोगों को वन का वासी नहीं माना जाएगा। एक वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की 2009 में, और उसने कहा कि वनों में अब अवैध लोग रहने लगे हैं, वनों में अतिक्रमण हो गया है, इसलिए असली जनजातियों की पहचान करके ही उनको वनों में रहने दिया जाए, बाकी सबको बाहर कर दिया जाए। अब जब सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई बात तो ठीक है, चलो करो। भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय ने इसकी पहल शुरू की, सबसे प्रमाण मांगने शुरू किए। लगभग 19 लाख लोगों का क्लेम रिजेक्ट हो गया इस मामले में। यानी 19 लाख लोग जनजातियों जंगलों में इस तरीके से रह रहे थे, जिन्हें अब जनजाति नहीं माना जाएगा या उन्हें जंगलों में रहने वाला व्यक्ति नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनके क्लेम जनजातीय मंत्रालय ने वन अधिकार कानून और उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के आधार पर रिजेक्ट कर दिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा लागू करो इस आदेश को और इन सबको जंगल से बाहर निकालो। अब वे भी जनजातियां ही हैं। समस्या ये हो गई भारत सरकार के लिए कि अगर उनको हम जंगल से बाहर निकालने के लिए दबाव डालें तो फिर से एक नया विद्रोह खड़ा हो जाएगा, और चूंकि जनजातियों के लिए वन उनके कल्चर का पार्ट हो जाते हैं। तो भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय से निवेदन किया कि भाई ऐसा मत कीजिए, इस निर्णय पर कुछ समय के लिए रोक लगाइए, वरना हमारे लिए तो अजीब सी स्थिति पैदा हो जाएगी, हम कैसे व्यवस्था करेंगे इसको, एक नया तरीके का विद्रोह देश में पैदा हो जाएगा। तो कानूनों का पालन इस तरीके से भी न्यायालय को नहीं करवाना चाहिए कि देश में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो फिलहाल चीज़ें मैनेज हो गई और एक नए तरीके की समस्या उत्पन्न होने से बच गई। कहने का आशय यह है कि जो वनों में रहने वाली जनजातियां हैं, वन कानून के लागू होने से उनके ऊपर नए नए तरीके के संकट आए हैं, और यही कारण है कि वनों में उग्रवादियों को संरक्षण मिला और वनों में उग्रवाद का विस्तार तेजी से होता रहा। तो लिखो, जो हम लोगों ने सैटरडे टॉपिक पढ़े थे उसी में जो लिख लिए थे टॉपिक, उसमें वन कानून रह गया था, लिख लो वन कानून, लिखो वन कानून वन नीति आदि के लागू होने से, वन कानून वन नीति आदि के लागू होने से वन जनजातियों के लिए निषिद्ध क्षेत्र हो गए, वन जनजातियों के लिए निषिद्ध क्षेत्र हो गए, और वन जनजातियों के लिए निषिद्ध क्षेत्र हो गए, और वन उत्पादों से उनके अधिकार समाप्त हो गए, वन उत्पादों से उनके अधिकार समाप्त हो गए। यद्यपि यद्यपि वन अधिकार अधिनियम 2006 यद्यपि वन अधिकार अधिनियम 2006 ने वनों पर जनजातियों के कुछ अधिकार सुनिश्चित करने के प्रयत्न किए, वनों पर जनजातियों के कुछ अधिकार सुनिश्चित करने के प्रयत्न किए, जिससे लघु और गौड़ वन उत्पादों पर उनके अधिकार सुनिश्चित किए जा सके, उनके अधिकार सुनिश्चित किए जा सके। पहला चेंज करके लिखें, किंतु वनों पर जनजातियों के अधिकार सीमित होने से जनजातियों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, जिसने उन क्षेत्रों में उग्रवाद का प्रसार किया, 2009 में उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए
एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि वनों से अवैध प्रवासियों को चिन्हित कर उन्हें वन से बाहर निकाला जाए। वनों से अवैध प्रवासियों को चिन्हित कर उन्हें वन से बाहर निकाला जाए। भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय ने 15 वर्षों से अधिक समय से रहने वाले 15 वर्षों से अधिक समय से रहने वाले जनजातियों को प्रमाण के आधार पर वनों का अधिवासी माना। वन अधिकार कानून में लिखा हुआ है। किंतु इसके अतिरिक्त लगभग 19 लाख जनजातियों के दावे को स्वीकार करने से मना कर दिया गया। यह एक नए प्रकार के असंतोष की स्थिति को उत्पन्न करने वाला था। इस प्रकार वन यदाकदा उग्रवाद के फैलाव का कारण बनते रहे हैं। और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अगला टॉपिक है हम लोगों का। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म LWE। हम लोगों ने LWE के बारे में शुरुआत की थी और हमने आपको बताया था कि 1967 से नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हिंसा की शुरुआत हुई। उसे नक्सली हिंसा के नाम से जाना जाता है, नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है। उन सब की पृष्ठभूमि हम लोग चर्चा कर चुके हैं, विस्तार से पिछले टर्न पर पढ़ चुके हैं, इसलिए उसके आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। 1967 में जो नक्सलवाद जन्मा यानी नक्सली हिंसा जन्मी, इस नक्सली हिंसा को नक्सलवाद कहा गया, यानी इसने एक विचार और विचारधारा का रूप धारण कर लिया। यह गरीबों, शोषितों और वंचितों की विचारधारा बन गई। अर्थात नक्सलवाद ऐसे विचार का समर्थक बन गया जहां सरकारों ने जनता का शोषण करने से रोकने के लिए जमींदारों पर नियंत्रण नहीं किया, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में जो शोषण अन्याय के उदाहरण थे, उन शोषण और अन्यायकारी परिस्थितियों को अंत करने के लिए कोशिशें नहीं की। ऐसे शोषण और अन्यायकारी परिस्थितियों के विरुद्ध जो विचार जन्मा, नक्सलवाद उस विचार का प्रतीक बन गया, नक्सलवाद उस विचार का एक साधन बन गया। क्योंकि देश में इस तरीके की स्थितियां बहुत ज़्यादा थी। लोग सरकारी अधिकारियों से प्रताड़ित थे, क्योंकि सारे सरकारी अधिकारी ईमानदार नहीं थे। लोग राजनेताओं से खुद भी प्रताड़ित थे, जमींदारी व्यवस्था से प्रताड़ित थे, सामाजिक शोषण का शिकार थे, ऊंच नीच और तरह तरह के भेदभाव का शिकार थे। और सरकारों ने इन सबको, संविधान में इन सबके अंत की बात कही तो गई है, लेकिन सरकार ने इन सबका अंत करने के लिए कोई प्रतिबद्धता जमीनी धरातल पर पैदा नहीं की। सरकारों ने संविधान शुरू से बन गया, उस संविधान के अनुसार कानून बना दिए, कुछ नीतियां बना दी, सरकारों को लगा कि लोगों को लाभ मिल गया। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो व्यवहार में इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे और नक्सलवाद एक विचारधारा के रूप में पूरे देश में तेजी से फैलने लगा। हमने आपको बताया था 1971 में सरकार ने ऑपरेशन स्टीपल चेस चलाया, और उस ऑपरेशन स्टीपल चेस का प्रभाव यह हुआ, सेना को तैनाती दे दी और सेना ने ऑपरेशन स्टीपल चेस के माध्यम से नक्सलवाद का समापन कर दिया। लेकिन नक्सली हिंसा खत्म हुई, क्योंकि चारू मजूमदार, कानून सान्याल, जितने बड़े नेता थे पकड़े गए या तो मार दिए गए। चारू मजूमदार जैसे लोग जो बड़े नेता थे जेल में बंद हो गए, 1 साल में डेथ हो गई, कुछ भूमिगत हो गए, बाकी मार दिए गए। तो नक्सली हिंसा खत्म हो गई सेना की तैनाती के कारण। लेकिन हिंसा खत्म हुई, विचारधारा खत्म नहीं हुई। विचारधारा थी लोगों को न्याय दिलाना, पुलिस के अत्याचार से लोगों को न्याय दिलाना, सरकारी अधिकारियों के अत्याचार से लोगों को न्याय दिलाना, और भूमि का जो उचित वितरण है, न्यायपूर्ण वितरण है, वो सुनिश्चित करना, जमींदारों के अत्याचार से लोगों को न्याय दिलाना। तो ये मुख्य पर्पस, नक्सलवाद इसका केंद्र बन गया। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में नक्सलवाद फिर से पनपने लगा, लेकिन अब पश्चिम बंगाल केंद्र नहीं रहा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 1978 में ऑपरेशन बरगा चलाया गया, हमने आपको बताया था, और उसके माध्यम से भूमि सुधार के कार्यक्रम किए गए, तो वहां पर प्रभाव कम हो गया। लेकिन इसके अलावा देश में 2 बड़े केंद्र बनकर के उभरे। एक बिहार में MCC, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, बिहार में माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर नक्सलवाद का एक बड़ा केंद्र बनकर के उभरा। पैरेलल गवर्नमेंट चलाते थे ये अपनी, जो माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर के लोग थे। इनकी अपनी रक्षा दल बनाए गए, इनकी अपनी अदालतें, जन अदालत चला करती थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं न्यायपालिका में भी बड़ी बड़ी तरीके की समस्याएं हैं, केसेस की पेंडेंसी बहुत थी। पहले लोग काम करा लेते थे, मजदूरी नहीं देते थे, कम मजदूरी दे दी, या मजदूरी दी ही नहीं, मजदूरी मार के भगा दिया,
जब ऐसे लोग जब पुलिस के पास जाते थे तो पुलिस इनकी मदद करने के बजाय इनको खुद प्रताड़ित करती थी, क्योंकि ऐसा करने वाले लोग जमींदार थे, दबंग लोग थे। इन सब के खिलाफ नक्सलियों ने लोगों का सपोर्ट किया। लोगों से नक्सली कहते थे, अगर तुम्हारी ऐसी कोई शिकायतें हैं मुझे बताओ। लोग नक्सलियों के पास जाते थे, नक्सलियों की जन अदालतें लगती थी, वो कहते थे अच्छा इस आदमी ने परेशान किया, इस पुलिस वाले ने परेशान किया, उठा लाओ। नक्सलियों की जो सुरक्षा दस्ता होता था वो ऐसे लोगों को किडनैप कर ले जाता था। मामले की सुनवाई होती थी, तुरंत कहते 50 कोड़े लगाओ इसको। और कितना पैसा था तुम्हारा? अच्छा 500 रुपये तुम्हें देने, चलो इन्हें 500 रुपये दो और 2000 रुपये हमें दो। भाई उठा के ले आए हैं और इतना काम किया है तो हमारा भी तो मेहनताना लगेगा। तो नक्सलियों की कमाई का स्रोत भी था जन अदालतें। लेकिन लोगों के बीच बड़ी पॉपुलर हुई। लोगों को लगा कि पुलिस तो सुनती नहीं, पुलिस के खिलाफ कहीं शिकायत कर नहीं सकते, करेंगे तो खुद मारे जाएंगे, पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर देती थी। न्यायालय जा नहीं सकते, न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं, ये अदालतें अच्छी हैं, फटाफट न्याय मिलता है, एक ही दिन में न्याय मिल जाता है, पैसा भी मिल जाता है, न्याय भी मिल जाता है, और जिसने गलत किया उसको सजा भी मिल रही है। हमारे सामने 20 कोड़े मारे जा रहे हैं, 50 कोड़े मारे जा रहे हैं। तो लोगों का इन एमसीसी के लोगों के प्रति एक बड़ा लगाव पैदा हुआ और बड़ी तेजी से विस्तार हुआ। नतीजा ये हुआ कि पूरा बिहार एमसीसी की चपेट में आ गया। एमसीसी अपनी समानांतर सरकारें चलाने लगे। पुलिस वालों से एमसीसी को इतना भय हो गया कि पुलिस वालों ने वर्दियां पहननी छोड़ दी, सिविल ड्रेस में रहने लगे। हकीकत बता रहा हूं, ये 1990 के दशक की बिहार की। क्योंकि सरकारें अक्रमण्य थी, सरकारों का भी अपना एक अलग एजेंडा था, इसलिए इनको पैरेलल सरकार चलाने में काफी सहूलियत हुई। पहले लाल बत्ती नीली बत्ती लगती थी कारों पर। नक्सलियों ने घोषित कर रखा था कि इस एरिया से कोई सरकारी अधिकारी की नीली बत्ती वाली कार नहीं जाएगी। अब आने जाने का रूट वही है, तो अधिकारियों की कारें जब उस इलाके से जाती थी तो पहले नीली बत्ती उतार के ड्राइवर अंदर रख लेता था चुपचाप। जब उस इलाके से कार गुजर जाती थी तो फिर नीली बत्ती निकाल के फिर ऊपर चिपका देता था। ये टेरर था एमसीसी के लोगों का, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया के लोगों का। ये टेरर था प्रशासनिक अधिकारियों के बीच और पुलिस वालों के बीच। 1990 के दशक तक पैरेलल गवर्नमेंट चलाई इन लोगों ने, समानांतर सरकारें चलाई। पुलिस वालों को पता होता था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती थी कि आज एमसीसी के लोगों को पुलिस ट्रेनिंग दी जा रही है, सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है, गोली चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, निशाना लगाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सारे इनपुट होते थे। पुलिस वालों की हैसियत नहीं थी कि कुछ कर सकें। इनका मनोबल इतना बढ़ा था कि बिहार की राजधानी पटना में पुलिस लाइन में रात में नक्सलियों ने हमला बोल दिया। सोचिए, प्रदेश की राजधानी में और पुलिस लाइन में, क्योंकि सारे हथियार वहीं होते हैं, हमला बोल करके रात में सारे हथियार लूट कर लेकर चले गए। इतना दबदबा था इन एमसीसी के लोगों का। लेकिन धीरे धीरे ये जातिगत संघर्ष में बदल गया, क्योंकि एमसीसी का समर्थन करने वाले लोग कमजोर वर्ग के लोग थे जिनका शोषण किया जाता था। बिहार में भूमि सुधार अब आज भी प्रभावी तरीके से लागू नहीं हुआ, आज तक नहीं लागू हुआ। उस समय तो हालत और बेहद खस्ता थी, बेहद खराब थी। इसलिए जमींदारी जैसी व्यवस्था बिहार में उस समय भी प्रचलन में थी। जातिगत भेदभाव की जड़ें बिहार में बेहद गहरी रही हैं। आज भी जाति आधारित राजनीति का जो केंद्र है वो बिहार, तमिलनाडु जैसे ही राज्य हैं। तो उसका लाभ एमसीसी के लोगों ने उठाया। और लेकिन जब एमसीसी के लोगों ने हिंसा करनी शुरू कर दी तो जो बड़ी जातियों के लोग थे तथाकथित, उन्होंने अपना अलग ग्रुप बना लिया। रणवीर सेना करके उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया, हथियारबंद गिरोह। अब एमसीसी के लोग उन पर हमला करते थे, वो एमसीसी के लोगों पर हमला करते थे। सामूहिक नरसंहार किया जाता था। यानी जिन लोगों को पता लग जाए कि आज बड़ी जातियों के लोग कमजोर हैं या आज कमजोर जातियों के लोग कमजोर हैं, आज उनके यहाँ पुरुष सदस्य कम है, हथियारबंद लोग कम है, पूरे गांव को घेर लिया जाता था, आग लगा दी जाती थी। बाहर बंदूक लेकर खड़े हो जाते थे कि बाहर निकलो कि गोली मार देंगे, यानी मरना तय है। सामूहिक नरसंहार शुरू हो गए बिहार में। 1990 का दशक बिहार में जातीय आधारों पर, जाति के आधारों पर सामूहिक नरसंहार का दशक था। सरकारें मूक दर्शक थी। और धीरे धीरे जब सरकार पर दबाव बना कि भाई इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब सरकारों ने इस पर काम करना शुरू किया। और चूंकि ये जातिगत संघर्ष में बदल चुका था और सरकारों को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था, भारत सरकार, राज्य सरकार, सभी को, इसलिए फिर धीरे धीरे इस जातिगत हिंसा पर रोक लगानी शुरू की गई और एमसीसी पर भी शिकंजा कसना शुरू किया गया। दूसरा केंद्र था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पीडब्ल्यूजी बनाया गया, पीपल्स वार ग्रुप बनाया गया। पीपल्स वार ग्रुप भी नक्सली संगठन था, एमसीसी से ज्यादा शक्तिशाली था। इसकी भी पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी। इन्होंने तो बाकायदा जमींदारों से जमीनें हड़पी और गरीबों के बीच वितरण कर दिया। लाखों एकड़ जमीन को पीपल्स वार ग्रुप के सदस्यों ने जमींदारों से छीना। 80 के दशक की बात कर रहे हैं, यानी तब भी भूमि सुधार लागू नहीं हुआ था, और गरीबों के बीच बांट दिया। तो गरीब इन्हें देवता मानते थे, गोरा कला डोरा कहते थे इनको तेलुगु भाषा में। गोरा कला डोरा यानी झाड़ियों में छुपा हुआ देवता की संज्ञा देते थे लोग इनको, क्योंकि गरीबों की जमीनें जमींदारों ने कब्जा कर रखी थी। सरकारों ने आजादी के बाद उपलब्ध नहीं कराया। 30 साल 40 साल हो गए। पहली बार पीपल्स वार ग्रुप के लोगों ने लोगों की जमीनें हड़पी, जमींदारों की जमीनें हड़पी और गरीबों के बीच बांट दिया। इनका एक जन संस्कृति मंच हुआ करता था, जन नाट्य मंच हुआ करता था, जो लोगों के बीच नुक्कड़ नाटक आयोजित करता था, लोकगीत गाता था। और उन लोकगीतों के माध्यम से और जन नाट्य मंच के माध्यम से ये लोगों के बीच जागरूकता फैलाते थे। सरकार और पुलिस के शोषण के विरुद्ध लोगों को जागरूक करते थे और कहते थे कि अगर तुम्हें कोई भी समस्या है मुझे बताओ। नतीजा ये हुआ कि सरकार का समर्थन घटने लगा और पीडब्ल्यूजी के लोगों का समर्थन बढ़ने लगा। इन्होंने बाकायदा अपनी पीपल्स वार आर्मी बना रखी थी, पीपल्स गुरिल्ला आर्मी बना रखी थी, जिनको गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी गई थी, जो पुलिस वालों पर घात लगा के हमले करते थे। पीपल्स वार ग्रुप इतना सक्षम संगठन था कि जब जिसको चाहे उठा ले जाए,
डीएम को चाहे डीएम को किडनैप कर ले जाए, एसपी को चाहे एसपी को किडनैप कर ले जाए। डीएम एसपी इन सबका कोई मतलब ही नहीं था इनके लिए। एसपी को चाहा किडनैप कर लिया, डीएम को चाहा किडनैप कर लिया, एक बार 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस अधिकारियों को किडनैप कर लिया, प्रदेश के मुख्य सचिव को उठा ले गए, चीफ सेक्रेटरी को उठा ले गए। तो बड़ा ही खतरनाक किस्म का संगठन था। बाकी चीजें इनकी बहुत अच्छी थी, लोगों की मदद करने वाली, लेकिन एक टारगेट इनका बुरा था। टारगेट था बाकायदा, अचीव मतलब घोषित टारगेट था कि जहां भी पुलिस वाले दिखे पुलिस वालों पर हमला करना। क्योंकि पुलिस को ये समाज के लिए दुश्मन मानते थे, क्योंकि पुलिस केवल बड़े लोगों के लिए काम करती थी। जो आम आदमी था, उस आम आदमी की शिकायतें कभी पुलिस नहीं सुनती थी। इसलिए इन्होंने पुलिस को जनता का दुश्मन माना और अपना भी दुश्मन मान लिया। इनके दुश्मन तो इसलिए थे क्योंकि पुलिस वाले इनके खिलाफ कार्रवाई करते थे। तो पुलिस के ऊपर इन्होंने गंभीर हिंसा की शुरुआत कर दी। प्रभाव इतना होता था कि अगर इन्होंने बंद का आह्वान कर दिया कि आज जिले में सारे संस्थान बंद रहेंगे, स्कूल, सरकारी दफ्तर सब बंद रहेंगे, तो डीएम और एसपी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो स्कूल और या सरकारी ऑफिस खुलवा लें। बंद का मतलब बंद होता था, सब घर से ही बैठे रहते थे, काम करते थे, जो भी जरूरत होती थी। ऑफिस का डोर ओपन नहीं होता था। अगर पीपल्स वार ग्रुप के लोगों ने कह दिया कि आज सरकारी दफ्तर बंद, तो बंद का मतलब बंद। कोई एसपी नहीं, कोई डीएम नहीं, क्योंकि जब चाहे तब एसपी को उठा ले जाए, जब चाहे तब डीएम को उठा ले जाए। पैरेलल सरकारें चलाई इन्होंने। लेकिन जब इनकी हिंसा पुलिस वालों पर बढ़ने लगी, तो फिर आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन ग्रे हाउंड चलाया। ग्रे हाउंड्स, ऑपरेशन ग्रे हाउंड्स ट्रेनिंग प्रोग्राम था पुलिस वालों के लिए। 5,000 पहले कुछ पुलिस वालों को सिलेक्ट किया गया, धीरे धीरे 5,000 से अधिक पुलिस वालों को सिलेक्ट किया गया। उन्हें गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी गई, छापामार युद्ध की ट्रेनिंग दी गई, जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाने की ट्रेनिंग दी गई, और इस तरीके से आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। पुलिस वालों को आधुनिक हथियार दिए गए, और आधुनिक हथियार और ट्रेनिंग के बाद 5,000 से अधिक इन पुलिस वालों को पीपल्स वार ग्रुप के पीछे लगा दिया गया। सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। 89 में शुरुआत हुई ग्रे हाउंड्स की, और धीरे धीरे एक दशक में पीपल्स वार ग्रुप को सिमेटने में, उनके प्रभाव को कम करने में ग्रे हाउंड्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जहां जहां ऑपरेशन ग्रे हाउंड्स का प्रभाव पड़ा, वहां वहां से पीपल्स वार ग्रुप के लोगों को जगह छोड़कर भागना पड़ा। इस तरीके से शहर के आसपास और ग्रामीण क्षेत्र पीडब्ल्यूजी के प्रभाव से पूरी तरीके से मुक्त करा लिए गए। पीडब्ल्यूजी के लोगों को जंगल में छिपने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि जंगल में बहुत आधुनिक सुख सुविधाओं के बिना, आधुनिक सुविधाओं के बिना ऑपरेशन चलाना बहुत कठिन है, जान जाने का जोखिम रहता है। इसलिए जब जंगलों में इन्होंने छिप करके गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया, तो फिर जंगल युद्ध की उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी जा सकी थी। इसलिए ऑपरेशन ग्रे हाउंड को घने जंगलों में लॉन्च नहीं किया गया। जो आसपास के थोड़े बहुत जंगल थे उन्हीं में लॉन्च किया गया। वहां से पीडब्ल्यूजी के लोगों का इफेक्ट खत्म हो गया। इसका मतलब यह है कि 2000 आते आते बिहार में एमसीसी कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि ये जातीय हिंसा शुरू हो गई और जाति के आधार पर हिंसा की आलोचना सर्वत्र होने लगी। तो फिर सरकार को कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पीडब्ल्यूजी के लिए ऑपरेशन ग्रे हाउंड काल बना, और ऑपरेशन ग्रे हाउंड के कारण पीडब्ल्यूजी का प्रभाव खत्म होने लगा। अब ऐसा लगा मानो देश में नक्सलवाद का अंत हो जाएगा। नतीजा ये हुआ कि 2002-3 से एमसीसी और पीडब्ल्यू के बीच बातचीत शुरू हुई, और इस बातचीत के परिणाम स्वरूप 2004 में इन दोनों संस्थाओं का विलय हो गया, और सीपीआईएम नाम का इन्होंने एक नया संगठन बना लिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट। चूंकि वामपंथियों का समर्थन शुरू से इन्हें हासिल रहा, चूंकि इनकी मांगें अच्छी थी, इनका कार्य अच्छा था, तरीका अच्छा नहीं था, बेहद खराब था, इसलिए इन संगठनों को बैंड ऑर्गेनाइजेशन कह दिया गया। लेकिन लोगों का समर्थन इन्हें मिलता रहा, क्योंकि इनकी वजह से लोगों को न्याय मिलता रहा, लोगों को सुरक्षा मिलती रही, जो गरीब और कमजोर वर्ग के लोग थे। लेकिन जब इनके नजरिए बदलने लगे, तो फिर इनका प्रभाव भी कम होने लगा। 2004 में चूंकि वामपंथी दलों का सहयोग इन्हें शुरू से हासिल रहा, 1967 में जब नक्सली हिंसा हुई, तो वामपंथी पार्टियों की मदद से हुई। चारू मजूमदार, कानू सन्याल, ये सब वामपंथी नेता थे, और इन्हीं वामपंथी नेताओं की मदद से ही नक्सली हिंसा को अंजाम दिया गया। लोगों को उकसाने में, समझाने में, जागरूक करने में इन सब लोगों का योगदान रहा। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओवादी का गठन किया गया। हालांकि अभी से बैंड ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है। लेकिन अब 2004 में जो चेंज आया, ये चेंज बड़ा क्रांतिकारी चेंज था। ये क्रांतिकारी चेंज इस मायने में था कि अभी तक जो एमसीसी, पीडब्ल्यूजी, हमने बताया पीडब्ल्यूजी ने बाकायदा अपने उद्देश्यों की लिस्ट घोषित कर रखी थी, और उनके उद्देश्यों में लोगों को न्याय दिलाना, लोगों की शोषण से रक्षा करना, बाकी अपने लिए पैसा वसूलना, लोगों को सांस्कृतिक मंचों के माध्यम से जागरूक करना, ये सब उनके उद्देश्यों में शामिल था। लेकिन जब सीपीआईएम बना 2004 में, ये सारे उद्देश्य खत्म हो गए, और एकमात्र उद्देश्य हो गया भारत के विरुद्ध युद्ध। सीपीआईएम बनने के बाद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनने के बाद, अब इनका पर्पस लोगों के लिए काम करना नहीं है, लोगों के लिए न्याय दिलाना नहीं है। अब इनका पर्पस भारत से युद्ध लड़ना है। भारत से युद्ध कैसे लड़ा जाए, इतना बड़ा देश। भारत से युद्ध लड़ने के लिए इन्होंने विदेशी सहायता अपनानी शुरू की। तब लिट्टे आतंकी संगठन हुआ करता था श्रीलंका का। लिट्टे के आतंकी इनको ट्रेनिंग देने आते थे, लैंड माइंस बिछाने का, बम विस्फोट करने का, आधुनिक हथियार चलाने का। पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों को चीन से मदद मिलती थी, और पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों से इनके लिंक स्थापित हुए, और पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों से इन्हें हथियार और संसाधन आदि की मदद मिलती थी। इसके अलावा देश में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनसे ये अवैध वसूली किया करते थे कि इतना पैसा दो, और पुलिस को बताया तो गोली मार देंगे। तो लोग चुपचाप इनकी मदद कर देते थे, पैसा दे देते थे, क्योंकि पुलिस को बता देंगे तो पुलिस उनकी सुरक्षा तो कर नहीं पाएगी, बेचारे मारे जाएंगे। तो चुपचाप अवैध वसूली का इन्होंने जो रैकेट शुरू किया, उस अवैध वसूली से इनके पास धन आने लगे। गांव के लोगों के ऊपर दबाव बनाया गया कि तुम हमें अनाज दोगे,
और अगर बताया तो गोली मार देंगे। कभी कभी गांव वाले लोगों ने पुलिस को बताने की कोशिश की, ऐसे लोगों को पकड़ा गया और बड़ी निर्ममता से हाथ काट दिए गए, पैर काट दिए गए, गला रेत दिया गया, गांव वालों के सामने बड़ी निर्ममता से लोगों की हत्या कर दी गई। ये मैसेज था जिससे कि गांव के लोग इन्हीं के फेवर के लिए काम करें और पुलिस और सरकार के फेवर के लिए काम ना करें। अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के लिए सीपीआई एम के लोगों ने सबसे पहले देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। स्कूल नष्ट कर दिए गए जहां भी थे, छोटे मोटे अगर डिस्पेंसरी थी, दवाखाने थे, वो नष्ट कर दिए गए। पुलिस थानों पर हमले बोले गए, पुलिस थाने नष्ट कर दिए गए, दीवारें गिरा दी गई पुलिस थानों की, बम मार करके, ग्रेनेड फेंक करके, बम विस्फोट करके पुलिस थानों को नष्ट कर दिया गया। सड़कें नष्ट कर दी गई, सबसे पहले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट किया गया। सड़कें इसलिए नष्ट कर दी गई जिससे कि सरकार उन क्षेत्रों में प्रवेश न कर सके, पुलिस वाले उन क्षेत्रों में, सुरक्षा बल उन क्षेत्रों में प्रवेश न कर सकें। और सड़कों पर लैंडमाइंस नहीं बिछाई जा सकती, बहुत कठिन है बिछाना। जो ककरीले पथरीले रास्ते हैं, गड्ढे हैं, उनमें लैंडमाइंस बिछाना आसान है, इसलिए लैंडमाइंस बिछाई जा सके। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने जितने भी ऐसे क्षेत्र थे जहां जहां इन्होंने अपना प्रसार किया, उन क्षेत्रों में स्कूल, थाने, अगर हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी हैं तो ऐसी चीज़ें, सड़कें, सब कुछ नष्ट कर दी, जिससे सरकार नाम की कोई चीज़ न रह जाए और वहाँ के लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़काया जा सके। धीरे धीरे ऐसे गाँव का प्रसार किया जाए और भारत के विरुद्ध युद्ध की रणनीति तैयार की जाए। तो गाँव के लोगों को इन्होंने इस तरीके से इकट्ठा करना शुरू किया। युवाओं की नक्सलियों में भर्ती करते थे, उन्हें प्रेरित करते थे, सरकार के विरुद्ध भड़काते थे। तो गांव से लोगों को नक्सली कैंपों में भर्ती किया जाने लगा। जो शहर में बैठे हुए लोग थे, जिनको अब अर्बन नक्सल कहते हैं, सीपीआईएम ने अपना खुद पेपर पब्लिश किया और उस पेपर में उसने ये लिखा कि हम कैसे शहरों में अपना विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में ही विस्तार था। तो जब सीपीआईएम ने अपने पेपर के माध्यम से ये बताया कि हम शहरों में अपना विस्तार कैसे कर सकते हैं, तो शहरों में विस्तार करने के लिए उन्होंने बुद्धिजीवी संस्थाओं को कैप्चर करना शुरू किया। विश्वविद्यालय को सबसे पहला टारगेट बनाया। इसलिए विश्वविद्यालय में जो छात्र नेता बनते थे, जैसे जितने भी वामपंथी छात्र संगठन हैं, जैसे एसएफआई है, आइसा है, इन जितने वामपंथी छात्र संगठन हैं, इन वामपंथी छात्र संगठनों को टारगेट किया गया कि इन वामपंथी छात्र संगठनों को इस विचारधारा से, नक्सली और अब वाम उग्रवादी विचारधारा से जोड़ा जाए और ऐसा करने में वो सफल रहे। नतीजा ये रहा कि छात्र संगठनों में, ऐसे छात्र संगठनों, आइसा और एसएफआई जैसे छात्र संगठनों के माध्यम से इन्होंने शहरों में अपने विचार का प्रसार करना शुरू किया। इसी विचार के समर्थक जो टीचर हुआ करते थे विश्वविद्यालयों में, जैसे जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इत्यादि विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स को इन्होंने कनेक्ट करना शुरू किया। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड जजेस, पत्रकार, सब इनके प्रभाव में आने लगे और इस तरीके से अर्बन नक्सल्स का एक बड़ा ग्रुप तैयार हो गया, शहरी नक्सलियों का एक बड़ा ग्रुप तैयार हो गया। और यही शहरी नक्सलियों का ग्रुप है जो दूर दराज क्षेत्रों में जो वाम उग्रवादी ऑपरेशन है, उन वाम उग्रवादी ऑपरेशनों के लिए ये विदेशों से फंड की व्यवस्था करता है, क्योंकि विदेशों से फंड लेता है मानवाधिकारों के नाम पर, समाज कल्याण के नाम पर, और वाम उग्रवादियों को भेज देता है मानवाधिकारों के नाम पर। वहां मानवाधिकार कार्यकर्ता बनकर जाते हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ता बनकर जाते हैं, उनको फंड देकर आते हैं। इन वाम उग्रवादियों से दूसरे देशों के साथ हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए, हथियारों की तस्करी के लिए लिंक स्थापित करने का काम भी शहरी नक्सलियों ने, अर्बन नक्सलियों ने करना शुरू किया। यानी विश्वविद्यालय के जो बैठे हुए प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर्ड जजेस हैं। अभी देखो एक जज का नाम सामने आ रहा है, वर्तमान समय में जो उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट है सुदर्शन रेड्डी, वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है और उसके ऊपर यह आरोप है कि सलवा जुड़ुम को उसने बंद कर दिया। और सलवा जुड़ुम नक्सलियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ के लोगों का ऑपरेशन था, आंदोलन था, लेकिन उसने विराम लगा दिया। विराम इसलिए लगा दिया क्योंकि नंदिनी सतपथी जैसे जो वामपंथी नेता थे, उनको लगा कि इससे तो वाम उग्रवाद की कमर टूट जाएगी। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। नंदिनी सतपथी, रामचंद्र गुहा ना, ये सब वामपंथी हैं और कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, इन लोगों ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इसी जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने उस समय यही जो सुदर्शन रेड्डी हैं, इन्होंने सलवा जुड़ुम पर प्रतिबंध लगा दिया 2011 में। सलवा जुड़ुम नक्सलियों के खिलाफ चलाया जाने वाला ऑपरेशन था। हम लोग अभी चर्चा करेंगे, उसकी चर्चा आगे कर लेंगे। यानी एक अर्बन नक्सल्स का एक बड़ा गैंग था और न्यायाधीश तो गजब के हैं हमारे देश में। एक न्यायाधीश नक्सलियों का समर्थक निकला, एक एस मुरलीधर है, वो हाईकोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस रह चुका है। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी नाम उसका जाने वाला था, लेकिन फिलहाल सरकार के दबाव में रुक गया। इस बात को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है मिस्टर लोकुर, वो बड़ा मुखर हो चुका है इस समय। इन लोगों का नाम इज्जत से नहीं लिया जा सकता, ये लोग देश बेचने पर तुले हुए हैं। भले ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे, इज्जत के पात्र नहीं है, सम्मान के पात्र नहीं है। तो जो एस मुरलीधर है, उसने रिटायरमेंट के बाद वकालत शुरू की और अभी मुंबई में ट्रेन विस्फोट में जिन आरोपियों को दोषी माना गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई निचली अदालत में, इस एस मुरलीधर ने उन आतंकियों का मुकदमा लिया, उन आतंकियों का मुकदमा लड़ा और उसने हाईकोर्ट से उन सब की सजा माफ करवा ली, सजा पर रोक लगवा ली। ये सब ऐसे करप्ट और ऐसे देशद्रोही किस्म के न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों के चयन की जो प्रक्रिया है हमारे देश में बेहद घटिया है, कॉलेजियम सिस्टम, क्योंकि वो देशद्रोही न्यायाधीश पैदा कर रही है। आप न्यायाधीश होने के नाते कुछ नैतिकता होनी चाहिए, लेकिन काहे की नैतिकता? विदेशों से पैसा मिलता है, आतंकियों और नक्सलियों के मुकदमे लड़ने के लिए विदेशों से धन आता है। तो सत्ता लोलुपता तो है, धन की लोलुपता भी इतनी ज्यादा है और कुछ विचारधारा का प्रभाव भी है कि आतंकी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, किसी का नक्सल के प्रति, वाम उग्रवाद के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है और ये दिखता है। ये सब अर्बन नक्सली हैं, एस मुरलीधर, बी सुदर्शन रेड्डी और भी तमाम पत्रकार अब तो नाम खुलकर सामने आने लगे हैं। विश्वविद्यालयों के तमाम प्रोफेसर जैसे पी साईनाथ, वो जेल में काफी समय तक बंद रहा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाहर कर दिया, जमानत दे दी, बोले बाहर बाहर रखो, बाहर रह करके वाम उग्रवादियों की ये ज्यादा मदद कर सकता है, जेल में रहकर मदद कम कर पाएगा। तो पी साईनाथ को जेल से बाहर कर दिया गया है। हैंडीकैप्ड है, व्हील चेयर पर चलते हैं, लेकिन दिमाग हैंडीकैप्ड नहीं है, दिमाग बेहद शातिर और बेहद खतरनाक है। अपनी विकलांगता का सहारा लेकर के उस प्रोफेसर ने दिल्ली में कई सारे नक्सली पैदा किए हैं, बेहद खतरनाक है वो। लेकिन चूंकि दिव्यांग है, व्हील चेयर पर चलता है, इसलिए लोगों से सिंपैथी लेता है।
ये सब इस देश के नासूर हैं, ये सब इस देश के डकैत हैं, देशद्रोही हैं, जिन्हें अब हम अर्बन नक्सली कहते हैं। तो जो सीपीआईएम है उसे लगा कि अगर भारत के विरुद्ध युद्ध लड़ना है तो हम जंगलों में रहकर भारत के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ पाएंगे, इसलिए हमें शहरों में अपना तंत्र फैलाना पड़ेगा। और जब शहरों में इसने अपना तंत्र फैलाना शुरू किया तो अर्बन नक्सल्स पैदा होने शुरू हुए। बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, विदेशों से इनके लिंक हैं, विदेशों से पैसा और हथियारों की सप्लाई इन नक्सलियों तक जंगलों में की जा सके, इसके लिए अर्बन नक्सल्स अब काम करने लगे। राजनेता भी हैं इसमें, जितने भी वामपंथी राजनेता हैं, वामपंथी पार्टियों के राजनेता हैं, वो वामपंथी पार्टियों के राजनेता ज्यादातर वाम उग्रवादियों के समर्थक हैं। लड़ाई भी किस नाम पर? माओवादी। चीन का नेता है माओ, खूनी नेता, खूनी संघर्ष का नेता, जो कहता था सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। माओ कितना खूनी नेता था इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि जब माओ त्से तुंग ने चीन में सत्ता संभाली तो सत्ता संभालने के बाद माओ त्से तुंग ने लोगों से कहा कि भाई अपने अपने विचार प्रकट करो सरकार की बेहतरी के लिए, चीन की बेहतरी के लिए। तो लोगों को लगा कि माओ अच्छी बातें जानना चाहता है। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने खुलकर अपने विचार प्रकट किए और इसके माध्यम से माओ त्से तुंग ने यह पहचान करने की कोशिश की कि कौन कौन लोग हैं जो माओ त्से तुंग के विचार के कट्टर समर्थक हैं और कौन कौन से लोग हैं जो माओ त्से तुंग के विचार के विरोधी हैं या विचार विरोधी हो सकते हैं। माओ त्से तुंग ने उन सभी लोगों की लिस्ट तैयार करवाई और उन सबको गोली मरवा दिया, सामूहिक नरसंहार कर दिया गया सत्ता पाने के बाद। तो माओ त्से तुंग वही नेता है चीन का। चीन आज भी इसी पैटर्न पर चलता है। चीन में सरकार के विरुद्ध बोलने की आजादी नहीं है, अन्यथा खड़े करके गोली मार दी जाती है आज भी माओ त्से तुंग के पैटर्न पर। इसी माओ त्से तुंग की विचारधारा के आधार पर देश में सत्ता स्थापित की जाए, वर्तमान भारत की संस्कृति को नष्ट किया जाए, नया कल्चर लाया जाए, वर्तमान सरकार जो भारत की संस्कृति की पोषक है उस संस्कृति को खत्म कर दिया जाए। इसके लिए जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट है, सीपीआईएम है, इस सीपीआईएम ने भारत के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर दी। और इसका असर आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर में जो वामपंथी दलों के छात्र नेता थे वो भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे नारे लगाते थे, है ना। आज उनमें से एक दूसरे दल का नेता बन चुका है, संसदीय का चुनाव भी लड़ा है, यहीं दिल्ली में मुखर्जी नगर एरिया से उसने पार्लियामेंटेरियन एमपी का चुनाव लड़ा। मजे की बात यह है कि उसे वोट भी मिले, लोगों ने वोट भी दिया। ये हमारे देश के जागरूक नागरिक हैं। जो व्यक्ति भारत के विरुद्ध युद्ध जिसने छेड़ा सीपीआईएम का समर्थक हो, भारत तेरे टुकड़े के नारे लगाए हो, ये बात तो जग जाहिर है, हर कोई जानता है। यानी जो अर्बन नक्सल हो, उस अर्बन नक्सल को लाखों वोट मिले, वो भी कहां से? मुखर्जी नगर दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे एरिया से। इसी एरिया से चुनाव लड़ा, मुखर्जी नगर दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे एरिया से। तो ये लोग बेहद अजागरूक हैं, लोगों के बीच जागरूकता नहीं रही है और यही कारण है कि बड़े पैमाने पर इस तरीके के विचारों को संरक्षण मिला है। एनीवे, तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट तैयार की तो उस रिपोर्ट में उसने बताया कि 10,000 से अधिक लड़ाके हैं इनके पास, हथियार बंद लड़ाके हैं इनके पास, आधुनिक हथियार हैं, ग्रेनेड हैं, AK-47, AK-56, जितने भी आधुनिक हथियार हैं, सारे आधुनिक हथियार हैं इनके पास। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से इन्होंने अपने लिंक स्थापित कर रखे हैं जिससे कि प्रभावी तरीके से इन्हें हथियारों की मदद मिल सके। इस तरीके से सीपीआईएम ने अपना विस्तार करना शुरू किया। लेकिन अब गुरिल्ला युद्ध से तो युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, ये भी बात सही है कि इतने बड़े देश के खिलाफ इतनी बड़ी देश की सेना से गुरिल्ला युद्ध लड़के कैसे जीत पाओगे। नतीजा ये हुआ कि इन लोगों ने यह तय किया कि हम अपने युद्ध की रणनीति बदलेंगे। मोबाइल वारफेयर, पोजिशनल वारफेयर, जैसे सेना लड़ती है हम सेना जैसे लड़ने की ताकत अपनी विकसित करेंगे। कैसे विकसित करेंगे? विदेशों से मदद लेंगे, हथियार, पैसे, ट्रेनिंग, विदेशों से मदद लेकर के और अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे। विदेशों से मदद मिलेगी कैसे? ये तो जंगल में छिपे हुए हैं, अर्बन नक्सलियों का उपयोग करेंगे और अर्बन नक्सलियों का उपयोग करके विदेशों से मदद हासिल करेंगे। लेकिन समय का चक्र बदला और एक ओर तो इनका प्रभाव भी बढ़ रहा था, दूसरी ओर सरकारें इनके विरुद्ध धीरे धीरे ऑपरेशन भी तेज कर रही थी। 2004 में भारत सरकार ने वाम उग्रवाद के विरुद्ध एक विंग गृह मंत्रालय में ओपन कर दी, बना दी, जिससे वाम उग्रवाद से निपटने के लिए कठोर कार्रवाई की जा सके। दूसरी ओर अब ग्रामीण क्षेत्रों में इनका सपोर्ट भी कम होने लगा। सपोर्ट इसलिए कम होने लगा क्योंकि इन सीपीआईएम के लोगों ने कहा कि भाई हर परिवार से एक लड़का और एक लड़का या एक लड़की चाहिए, क्योंकि अब देश के विरुद्ध युद्ध लड़ना है तो सेना तैयार करनी पड़ेगी ना, फौज तैयार करनी पड़ेगी। फौज कहां से तैयार होगी? अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों से परिवार से ये अनाज ले जाते थे, ग्रामीण लोग दे देते थे कि ठीक है ले जाओ अनाज, क्या दिक्कत है, जिंदा तो हैं हम। लेकिन अब इन्होंने हर परिवार से एक लड़का मांगना शुरू कर दिया, बच्चे पैदा करो, एक लड़का एक लड़की हमें चाहिए। लड़की को लेकर के महिला विंग बनाएंगे युद्ध की और लड़कों को लेकर के हम अपनी लड़ाई वाली फोर्स तैयार करेंगे। और 10-12 साल से ज़्यादा उम्र के लड़के ना हो, जिससे उनके पास अपना कोई विचार ना हो। हम 10-12 साल की लड़कियों, 10-12 साल के लड़कों को लेकर के उनका ब्रेन वॉश करेंगे, उन्हें सरकार के विरुद्ध उनके मन में घृणा पैदा करेंगे, देश के लोगों के प्रति उनके मन में, पुलिस के प्रति उनके मन में घृणा पैदा करेंगे और उन्हें देश के विरुद्ध युद्ध करना सिखाएंगे। तो वाम उग्रवादियों ने गांव से अब परिवार से लड़के और लड़कियां मांगनी शुरू की। अब गांव के लोगों के लिए मुसीबत बन गए। गांव के लोगों को लगा कि ये तो बड़ी मुसीबत है, अगर हम लड़के लड़कियां ना दे तो ये जबरन उठा ले जाएंगे या मार देंगे, और दें तो ये भी बुरी बात है, हम मौत के मुंह में भेज रहे हैं, क्योंकि ये सब तो देशद्रोही हैं। गांव के लोगों के लिए मुसीबत हो गई। गांव के लोगों ने अपने बच्चों को शहरों में भेजना शुरू किया, जाओ चाय की दुकान पे काम करो, कूड़ा उठाओ, कुछ भी करो, घर से गांव से भाग जाओ, क्योंकि अगर गांव में रहोगे तो ये तुम्हें उठा ले जाएंगे और ये तुम्हें नक्सली बना देंगे, ये तुम्हें वाम उग्रवादी बना देंगे। नक्सली कहना ठीक नहीं है, वाम उग्रवादी कहना ठीक है, क्योंकि जो नक्सलवाद था उसके पीछे की एक सोच थी, और सोच थी गरीबों, कमजोर वर्गों और जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे किसान हैं उनके हक के लिए लड़ना, उनके हक के लिए लड़ना। ये नक्सलवाद के पीछे की एक सोच थी, इसलिए नक्सलवाद का समर्थन लोगों को मिला, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन 2004 के बाद जब ये सीपीआईएम बना
तो इनकी सोच ही बदल गई। अब गरीबों कमजोर वर्गों के लिए लड़ना इनका पर्पज नहीं है, अब देश से युद्ध करना इनका पर्पज है। इसलिए देश से युद्ध करने के लिए ये अपने आप को ताकतवर बना रहे हैं लगातार, और ऐसा करने के लिए उनको पृष्ठभूमि इसलिए मिल गई क्योंकि हम लोगों ने सारे कारण पढ़े और समाज में शोषण और अन्याय की परिस्थितियां भी मौजूद रही। पुलिस वालों ने ऐसे शोषण और अन्याय करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की, इसलिए पुलिस के प्रति लोगों के मन में असंतोष रहा। इसलिए जहां जहां यह संतोष रहा उस असंतोष को इन्होंने भुनाने की कोशिश की। लेकिन जब हिंसा बढ़ने लगी, हमले बढ़ने लगे, सामान्य नागरिकों पर हमले बढ़ने लगे, पुलिस वालों पर हमले बढ़ने लगे, राजनेताओं पर हमले बढ़ने लगे, तो सरकारों ने धीरे धीरे वाम उग्रवाद के विरुद्ध कमर कसनी शुरू की। और अब वाम उग्रवाद के विरुद्ध लड़ाई अब अंतिम चरणों में है, क्योंकि हमारे वर्तमान गृहमंत्री ने कह दिया है कि 2026 तक वाम उग्रवाद का पूरे देश से नामो निशान मिटा देना है। फिलहाल जहां लगभग 250 जिले वाम उग्रवाद की चपेट में आ चुके थे, अब घटकर केवल 38 जिले वाम उग्रवाद की दायरे में रह चुके हैं, और वहां से भी धीरे धीरे तेजी से वाम उग्रवाद को समेटने का कार्य किया जा रहा है। तो लिख लेते हैं, पहले इतना थोड़ा सा लिख लेते हैं। और वाम उग्रवाद के विस्तार के कारण वही सारे हैं जो हम लोगों ने लिखे हैं ऑलरेडी। और लेकिन द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने वाम उग्रवाद के विकास के कारणों को बड़े व्यवस्थित तरीके से लिखाया है, तो मैं वो व्यवस्थित तरीका आपको लिखा दूंगा यहाँ पर। इसके अलावा जो वाम उग्रवाद के समाधान के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों के बारे में हम लोग लिखेंगे, क्या समस्याएं हैं आज भी, उन समस्याओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये पूरा वाम उग्रवाद के विकास का इतिहास था कि कैसे वाम उग्रवाद पनपा है हमारे देश में, कैसे हमारे देश के एक वर्ग का समर्थन हासिल हुआ है, जिसमें राजनेता भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं, न्यायाधीश भी शामिल हैं, पत्रकार भी शामिल हैं, सब शामिल हैं, और इनका समर्थन पाकर के कैसे वाम उग्रवाद आज इस स्तर तक पहुंचा है। कैसे वाम उग्रवाद के नेचर में चेंज आया है। पहले किसानों के लिए काम करना, किसानों के लिए काम करने से शुरुआत हुई, किसानों के शोषण से रक्षा की शुरुआत हुई, धीरे धीरे नेचर बदलता गया, और अब 2004 से किसानों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए काम करना इनका कोई पर्पज नहीं है। अब केवल और केवल देश के विरुद्ध युद्ध लड़ना इनका एकमात्र उद्देश्य है। इसलिए वाम उग्रवाद और वाम उग्रवादी देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं। इसलिए हमें ना तो ऐसी विचारधारा का समर्थन करना चाहिए, न हमें ऐसे विचारों का समर्थन करना चाहिए, न ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए जो इस विचार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। देश सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित हैं, वरना हमारे दुश्मन हमें बर्बाद करने के लिए तो तैयार बैठे ही हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, सब भारत को, कनाडा, सब भारत को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। भारत के विरुद्ध अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी, अलग अलग तरीके के षड्यंत्र हर धरती से रचा जाता है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देश खालिस्तानियों को संरक्षण देते हैं। सारे के सारे खालिस्तानी आतंकी, जितने बड़े खालिस्तानी आतंकी हैं, वो अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन, इन्हीं 3 देशों में पाए जाते हैं। फ्रांस में नहीं पाए जाते। फ्रांस जाते हैं, फ्रांस की सरकार पकड़ लेती है और कहती है भारत को सौंप देंगे, इसलिए फ्रांस नहीं जाते। ये नक्सली, ये जो खालिस्तानी है, वो ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका में रहते हैं, क्योंकि यहाँ की सरकारें इन खालिस्तानियों का भारत पर दबाव बनाने के लिए उपयोग करती हैं। और आपने विगत वर्षों में देखा होगा कि जब कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो था, तो उस ट्रूडो ने किस तरीके से खालिस्तान का उपयोग भारत पर दबाव बनाने के लिए किया था, और किस तरीके से उसने बड़े पैमाने पर खालिस्तानियों का समर्थन किया था। वहाँ पर एक खालिस्तानी आतंकी के मारे जाने पर उसने भारत पर हत्या का आरोप लगा दिया कि भारत ने मर्डर कराया। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र है भारत के विरुद्ध, बड़े रूपों में है, और इसीलिए विदेशों से भारत को अस्थिर करने के लिए पैसा और हथियार लाने में कभी समस्या नहीं हुई। बड़ी आसानी से ऐसे डोनर्स हैं, ऐसे दानकर्ता हैं जो भारत को अस्थिर करने के लिए हथियार और पैसा सप्लाई कर देते हैं। एनजीओ के पास पैसा आता है सामाजिक कल्याण के नाम पर, और मानवाधिकारों के नाम पर नक्सलियों के पास पहुंच जाता है, वाम उग्रवादियों के पास पहुंच जाता है। हालांकि अब धीरे धीरे सरकार ने शिकंजा कसा है और उसका असर भी दिखने लगा है, उसका प्रभाव भी दिखने लगा है। लिखो फिलहाल वाम उग्रवाद लिखो। 1967 से पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से, पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से आदिवासी किसानों के द्वारा जमींदार के विरुद्ध जिस हिंसा व आंदोलन की शुरुआत हुई, उसने नक्सलवाद की विचारधारा को जन्म दिया। इस प्रकार नक्सलवाद किसानों और कमजोर वर्गों की शोषण से रक्षा और अधिकारों की रक्षा का विचार बन गया। चूंकि सरकारों ने भूमि सुधार कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया था, इसलिए जमींदारों द्वारा और समाज के दबंग लोगों के द्वारा, प्रभावशाली लोगों के द्वारा, कमजोर वर्गों का शोषण निरंतर जारी रहा।
कमजोर वर्गों का शोषण निरंतर जारी रहा। अतः नक्सलवाद का विस्तार पूरे देश में हो गया। नक्सलवाद का विस्तार पूरे देश में हो गया। प्रमुख नक्सली नेता चारू मजूमदार का कहना था, प्रमुख नक्सली नेता चारू मजूमदार का कहना था कि देश का प्रत्येक कोना ज्वालामुखी बन चुका है। चारू मजूमदार का कहना था कि देश का प्रत्येक कोना ज्वालामुखी बन चुका है और इसमें शीघ्र ही विस्फोट होने वाला है। और इसमें शीघ्र ही विस्फोट होने वाला है। और इसमें शीघ्र ही विस्फोट होने वाला है। किंतु बढ़ती हुई हिंसा को देखकर भारत सरकार ने बढ़ती हुई हिंसा को देखकर भारत सरकार ने सेना की सहायता से भारत सरकार ने सेना की सहायता से ऑपरेशन स्टीपल चेस की शुरुआत की। ऑपरेशन स्टीपल चेस की शुरुआत की। सेना की सहायता से ऑपरेशन स्टीपल चेस की शुरुआत की। परिणाम स्वरूप ऑपरेशन स्टीपल चेस की शुरुआत की। परिणाम स्वरूप नक्सली हिंसा का अंत हो गया। नक्सली हिंसा का अंत हो गया। किंतु विचारधारा का नहीं। किंतु विचारधारा का नहीं। पैरा चेंज करके लिखो। अतः शीघ्र ही नक्सलवाद पुनः पनपने लगा। किंतु अब केंद्र बिहार और आंध्र प्रदेश हो चुके थे। किंतु अब केंद्र बिहार और आंध्र प्रदेश हो चुके थे। बिहार में माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, बिहार में माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर और आंध्र प्रदेश में पीपुल्स वार ग्रुप, आंध्र प्रदेश में पीपुल्स वार ग्रुप ने अनेक क्षेत्रों में समानांतर सरकारें चलानी प्रारंभ कर दी। अनेक क्षेत्रों में समानांतर सरकारें चलानी प्रारंभ कर दी। किंतु बिहार में यह धीरे धीरे जातिगत संघर्ष में परिवर्तित हो गया। जातिगत हिंसा, जातिगत संघर्ष या जातिगत नरसंहार में परिवर्तित हो गया। बिहार में धीरे धीरे यह जातिगत संघर्ष में परिवर्तित हो गया और सरकार की कार्यवाहियों के कारण, सरकार की कार्यवाहियों के कारण इसके प्रभाव में तीव्र गिरावट हुई। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन ग्रेहाउंड्स के कारण, आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन ग्रेहाउंड्स के कारण, अभी ऑपरेशन ग्रेहाउंड आगे लिखा देंगे, ऑपरेशन ग्रेहाउंड्स के कारण पीडब्ल्यूजी का प्रभाव कमजोर पड़ने लगा। पैरा चेंज करके लिखें। अतः 2004 में इन दोनों संगठनों ने परस्पर विलय कर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी का गठन किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी का गठन किया। अब इनके उद्देश्यों में भी पर्याप्त परिवर्तन आ चुका था। अब इनके उद्देश्यों में भी पर्याप्त परिवर्तन आ चुका था। भारत के विरुद्ध युद्ध करना, भारत के विरुद्ध युद्ध करना, वर्तमान सत्ता को हटाकर, वर्तमान सत्ता को हटाकर चीन के नेता माओ त्से तुंग के विचार के आधार पर, चीन के नेता माओ त्से तुंग के विचार के आधार पर नई सत्ता की स्थापना करना इनका उद्देश्य हो गया। चीन के नेता माओ त्से तुंग के विचार के आधार पर नई सत्ता की स्थापना करना इनका उद्देश्य हो गया। इस प्रकार पैरा चेंज करके लिखो। इस प्रकार माओवादी लेफ्ट उग्रवाद, LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, माओवादी उग्रवाद वह विचारधारा है, माओवादी उग्रवाद वह विचारधारा है जो देश की वर्तमान संस्कृति और सत्ता को नष्ट कर, जो देश की वर्तमान संस्कृति और सत्ता को नष्ट कर चीन के नेता माओ त्से तुंग के, चीन के नेता माओ त्से तुंग के विचारों के आधार पर, चीन के नेता माओ त्से तुंग के विचारों के आधार पर देश में सत्ता की स्थापना करना चाहती है। देश में सत्ता की स्थापना करना चाहती है। इस प्रकार यह विचारधारा LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की विचारधारा राष्ट्र विरोधी और खतरनाक विचारधारा है। राष्ट्र विरोधी और खतरनाक विचारधारा है जो
राष्ट्र का विनाश करना चाहती है, जो राष्ट्र का विनाश करना चाहती है। तो ये LW, यही वाम उग्रवाद है ना। हम लोगों ने ये इतना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसलिए लिखा जिससे हमें समझ में आए कि भाई पढ़ते हैं ना हम लोग कि भाई ये वाम उग्रवादी है, ये वाम उग्रवाद का समर्थक है। मैंने इन न्यायाधीशों का नाम इज्जत से क्यों नहीं लिया? क्योंकि इतने ऊंचे पदों पर बैठ करके आपका एक एक शब्द देश की तकदीर लिखता है, देश का भविष्य लिखता है। इसलिए एक एक कदम और एक एक शब्द बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इस दिशा में सोच समझकर कदम उठाना चाहिए सभी, और खासकर जो जिम्मेदार पदों पर हैं, रह चुके हैं, उनके लिए तो ये बेहद जरूरी है। अभी अर्बन नक्सल आगे लिखेंगे, वो बताएंगे आपको। मेरा निजी अनुभव है, मैं ऐसे प्रोफेसर्स को जानता हूँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लोग नक्सली बनाते हैं, वाम उग्रवादी बनाते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही जानता हूँ, पुलिस भी जानती है, हमारी इंटेलिजेंस भी जानती है। लेकिन समस्या ये है कि बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, और जब तक पुख्ता सबूत ना हो तब तक पुलिस कार्यवाही नहीं कर सकती। क्योंकि मान लो आज पुलिस उठा के ले गई, न्यायालय कल जमानत दे देगा और गालियां भी सुनाएगा पुलिस वालों को कि इतना बड़ा आदमी है ना। गरीब आदमी उठा लिया जाए पुलिस वालों के द्वारा और अत्याचार हो जाए तो न्यायालय इतना नहीं सुनाता। लेकिन अगर कोई बड़ा आदमी पकड़ लिया जाए, ऊंचे पदों पर बैठा आदमी पकड़ लिया जाए, तो न्यायालय को बड़ा दुख होता है। इतना बड़ा आदमी तुमने पकड़ लिया, यानी न्यायालय तो भेद करता ही है बड़े आदमी और छोटे आदमी में। आप न्यायालय की टिप्पणियों से ये देख सकते हैं। कहने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन PS नंबूद्रीपाद केरल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यही बात कह दी थी उच्चतम न्यायालय के बारे में। तो उच्चतम न्यायालय बुरा मान गया, बोले अवमानना की कार्यवाही करेंगे। लेकिन ये बात हकीकत है, आम आदमी गिरफ्तार हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट जल्दी मुकदमा नहीं सुनता, वो कहता है लोअर कोर्ट में जाओ। लेकिन अगर कोई बड़ा नेता गिरफ्तार हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट रात में भी मुकदमे सुनने के लिए तैयार हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट सारे मैटर छोड़कर अर्जेंट मैटर सुनवाई कर देता है अगर कोई नेता गिरफ्तार हो जाए तो। क्यों है ये अंतर? अंतर नहीं होना चाहिए ना। जैसे देश का सामान्य नागरिक वैसे नेता, जैसे सामान्य नागरिक के मामले में सुनवाई होती है वैसे नेता के मामले में सुनवाई होनी चाहिए। ये भेद क्यों? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भेद करता है। क्या है विगत वर्षों में हुआ है, आप देख लो। आतंकियों का मुकदमा, आतंकियों की सजा माफ कराने के लिए रात में 2 बजे 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठ गई। तो कहीं ना कहीं जो एक देश का संभ्रांत वर्ग है, जो एक देश का सत्ता से निकटता स्थापित करने वाला वर्ग है, उसका दबाव और प्रभाव संस्थाओं पर है। ये चिंता की बात है। कम से कम न्यायालय जैसी संस्थाएं तो पूरी तरीके से निष्पक्ष होनी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने जो कुछ देखा है विगत वर्षों में, उससे हम बहुत अच्छा कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें चिंता पैदा करती हैं। अब लिखो वाम उग्रवाद के कारण। वाम उग्रवाद के कारण, ये तो हम लोगों ने वाम उग्रवाद के बारे में लिखा दिया। कारण मैं वो लिखा दे रहा हूँ आपको जो सेकंड ARC ने लिखाया है, उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से लिखाया है, इसलिए मैं वो रीजन आपको लिखा रहा हूँ। बड़ा अच्छा सा उन्होंने कैटेगराइजेशन किया है। लिखो वाम उग्रवाद के विकास के कारण। वाम उग्रवाद के विकास के कारण लिखो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने विकास के अभाव को वाम उग्रवाद के विकास का प्रमुख कारण माना है। विकास के अभाव को वाम उग्रवाद के विकास का प्रमुख कारण माना है। आयोग ने इन कारणों को निम्नलिखित रूप में वर्णित किया है। इन कारणों को निम्नलिखित रूप में वर्णित किया है। पहला, भू संबद्ध कारक, यानी जमीन से जुड़े हुए कारक। ए, भू संबद्ध कारक, जमीन से जुड़े हुए कारक। पहला पॉइंट लिखो, भूमि सुधार कानूनों का दोषपूर्ण कार्यान्वयन। भूमि सुधार कानूनों का दोषपूर्ण कार्यान्वयन। दूसरा पॉइंट, भूमि से संबंधित अधिकतम सीमा कानूनों का उल्लंघन। भूमि से संबंधित अधिकतम सीमा कानूनों का उल्लंघन। तीसरा पॉइंट, पारंपरिक भू अधिकारों को नियमित न करना। पारंपरिक भू अधिकारों को नियमित न करना। अगला पॉइंट, समाज के सशक्त वर्गों के द्वारा सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करना। समाज के सशक्त वर्गों के द्वारा सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करना। अगला पॉइंट, पारंपरिक रूप से खेती करने वाले भूमिहीन किसानों को भूमियों पर उनका अधिकार सुनिश्चित न करना। अगला पॉइंट, जनजातीय क्षेत्रों की भूमियों को गैर जनजातियों को हस्तांतरित करने से रोकने वाले कानूनों का दोषपूर्ण कार्यान्वयन। जनजातीय क्षेत्रों की भूमियों को गैर जनजातियों को हस्तांतरित करने से रोकने वाले कानूनों का दोषपूर्ण कार्यान्वयन। यह हो गया ए पॉइंट। अब बी पॉइंट लिखो, विस्थापन से संबंधित मुद्दे। विस्थापन से संबंधित मुद्दे। अब इसमें लिखो पहला पॉइंट, विस्थापन से संबंधित मुद्दे। इसमें लिखो पहला पॉइंट, विकास के नाम पर संचालित की जाने वाली बड़ी परियोजनाओं के निर्माण से
बड़ी परियोजनाओं के निर्माण से विस्थापित हुए लोगों का प्रभावी प्रबंध न करना, विस्थापित हुए लोगों का प्रभावी प्रबंध न करना। दूसरा पॉइंट, बिना पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए, बिना पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए या पुनर्वास का प्रबंध किए, या बिना पुनर्वास का प्रबंध किए भूमि का अधिग्रहण करना, भूमि का अधिग्रहण करना। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, वन अधिनियम, वन अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम जैसे कानूनों के कारण, वन अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम जैसे कानूनों के कारण वनों से जनजातियों के अधिकार समाप्त होना, वनों से जनजातियों के अधिकार समाप्त होना। अब सी पॉइंट लिखो, आजीविका से जुड़े मुद्दे, आजीविका से जुड़े मुद्दे। अब इसमें नंबर 1 2 3 लिखो, लिखो पहला पॉइंट लिखो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार। दूसरा पॉइंट लिखो, पर्याप्त खाद्य सुरक्षा का अभाव, पर्याप्त खाद्य सुरक्षा का अभाव। अगला पॉइंट लिखो, पारंपरिक व्यवसायों में बाधा उत्पन्न करना, पारंपरिक व्यवसायों में बाधा उत्पन्न करना और विकल्प का सृजन न करना, और विकल्प का सृजन न करना। अगला पॉइंट, वन आदि संपत्तियों के, वन आदि संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाना, वन आदि संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाना। अब डी पॉइंट लिखो, सामाजिक बहिष्कार संबंधी कारक, सामाजिक बहिष्कार संबंधी कारक। डी पॉइंट लिखो, सामाजिक बहिष्कार संबंधी कारक। इसमें लिखो पहला पॉइंट, समाज में लोगों को पर्याप्त सम्मान न दिया जाना, समाज में लोगों को पर्याप्त सम्मान न दिया जाना। अगला पॉइंट, कुछ क्षेत्रों में अस्पृश्यता, कुछ क्षेत्रों में अस्पृश्यता भेदभाव का जारी रहना, अस्पृश्यता भेदभाव का जारी रहना। अगला पॉइंट, शोषण एवं अत्याचार रोकने, शोषण एवं अत्याचार रोकने, नागरिक अधिकारों का संरक्षण करने वाले, नागरिक अधिकारों का संरक्षण करने वाले कानूनों का खराब क्रियान्वयन करना, कानूनों का खराब क्रियान्वयन करना। और अंतिम ई पॉइंट लिखेंगे, सरकार से संबंधित कारक। अच्छा कैटेगराइजेशन किया है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने, सरकार से संबंधित कारक, सरकार से संबंधित कारक। अब इसमें लिखो पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो, आवश्यक सेवाओं, आवश्यक सेवाओं, पहला पॉइंट लिखो, आवश्यक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में भ्रष्टाचार, आदि में भ्रष्टाचार। दूसरा पॉइंट, नीतियों का असंतोषजनक क्रियान्वयन, नीतियों का असंतोषजनक क्रियान्वयन। अगला पॉइंट, सरकारी कर्मचारियों का असंवेदनशील व्यवहार, सरकारी कर्मचारियों का असंवेदनशील व्यवहार। अगला पॉइंट, पुलिस द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग, पुलिस द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग। नेक्स्ट पॉइंट, स्थानीय इकाइयों जैसे पंचायतों आदि का संतोषजनक ढंग से कार्य न करना, संतोषजनक ढंग से कार्य न करना। और अगला पॉइंट, राजनीतिक दोषों का विकसित होना, राजनीतिक दोषों का विकसित होना। तो ये वाम उग्रवाद का विस्तार था, इसका प्रसार था, कैसे वाम उग्रवाद का विस्तार हुआ है। अब हमने जो चर्चा की, इस चर्चा में हमने देखा कि वाम उग्रवाद का नेचर चेंज हुआ। पहले गरीब कमजोर वर्गों किसानों के लिए काम करना था, अब देश के विरुद्ध युद्ध लड़ना, इसका पर्पस हो गया, पहली बात। दूसरी बात, पहले ग्रामीणों का समर्थन इसे मिला था, लेकिन अब ग्रामीणों का समर्थन इसका खत्म हो गया धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि हर परिवार से लड़के मांगने लगे। अब ये तो लिखेंगे नहीं हम लोग, ये हर परिवार से लड़के मांगने लगे, ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। लेकिन चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनका जो प्रभाव था, वो प्रभाव पहले बहुत मजबूत था, इसी वजह से इनकी पूरी पैठ बनी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे ये प्रभाव बढ़ा आगे, इस प्रभाव ने इन्हीं के प्रभाव को काउंटर करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने नेगेटिव तरीके से फिर भूमिका निभानी शुरू कर दी। अब ये भारत के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं। इनका जो प्रभाव रहा है लोगों पर और देश पर, वो बड़ा निगेटिव पड़ा, क्योंकि इसने समाज में लोगों को नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया। शुरुआत में तो इन्होंने सिंपैथी गेन की, लोगों की सहानुभूति अर्जित की, लेकिन धीरे धीरे जैसे इनकी हिंसा बढ़ी और 2004 के बाद इनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, तो जो लोग जागरूक हैं, जो समझदार हैं, वो इस बात को समझते हैं और धीरे धीरे अब इनका जन समर्थन भी खत्म हो रहा है। लेकिन जहां जहां इनका विस्तार रहा, वहां इन्होंने लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया। सड़कें नष्ट, हमने बताया शुरू में, सड़कें, स्कूल, अस्पताल सब नष्ट कर दिए गए, यानी विकास के अभाव से लोगों को ग्रसित कर दिया, लोगों का जीवन भय में व्यतीत होने लगा। नतीजा ये हुआ कि सरकार ने फिर वाम उग्रवादियों का समाधान करने के लिए कठोर रणनीति अपनानी शुरू की। 3
तरीके का नजरिया सरकार ने अपनाया वाम उग्रवादियों का समाधान करने के लिए। एक तो विकास के कार्य किए जाए, दूसरा सुरक्षा पर बल दिया जाए, और तीसरा जन अवबोधन पर बल दिया जाए। यानी ये 3 फार्मूले हैं वाम उग्रवाद का खात्मा करने के लिए। पहला फार्मूला है विकास, क्योंकि विकास वर्तमान प्रधानमंत्री का कहना है विकास समस्त समस्याओं का समाधान है। इसका मतलब यह है कि अगर हम डेवलपमेंट का लाभ लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग ऐसी विचारधारा से दूर होते चले जाएंगे। तो अगर लोग ऐसी विचारधारा से दूर होते जाएंगे तो ऐसी विचारधारा को समर्थन नहीं मिलेगा, समर्थन नहीं मिलेगा तो फिर ऐसी विचारधारा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ऐसी विचारधारा अस्तित्व में क्यों है? इसलिए है क्योंकि समाज का एक वर्ग ऐसा है जो इनका समर्थन कर रहा है, जो इनके फेवर में है, इसलिए ऐसी विचारधाराएं अस्तित्व में है। अगर लोगों का समर्थन वापस हो जाए तो ऐसी विचारधाराएं पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। तो जन अवबोधन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लोगों को जागरूक करना। लेकिन यह जागरूकता इतनी आसान भी नहीं है, यह जागरूकता इतनी सरल भी नहीं है। हमारे देश में लोग कितने जागरूक हैं इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का भी समर्थन करने लगते हैं, तरह तरह के प्रभाव में आकर के, तरह तरह के प्रलोभन में आकर के। तो जन अवबोधन एक लंबी प्रक्रिया है, एक धीमी प्रक्रिया है, यद्यपि इसके लिए निरंतर प्रयत्न किया जाना चाहिए और सोशल मीडिया का उपयोग होना चाहिए। दूसरी ओर जो मुख्य कदम है सरकार के लिए वो डेवलपमेंट का कदम है। डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने SIS स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम चलाई। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम भारत सरकार के द्वारा स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम चलाई गई। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनके पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, उनके लिए स्कूल खोले जाएं। जहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं वहां अस्पताल खोले जाएं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाया जाए। ये बच्चों को ही टारगेट करते हैं जो वाम उग्रवादी हैं, और बच्चों को टारगेट करके उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, जिससे कि 10-12 साल की उम्र से ही उन्हें भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, सेना विरोधी, पुलिस विरोधी तैयार किया जा सके। तो इसलिए बच्चों की पढ़ाई सबसे जरूरी है। तो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम में हर तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, अस्पताल, मोबाइल टावर्स जिससे कनेक्टिविटी आसान हो सके, टेलीफोन की, मोबाइल टावर्स, सड़कें सबसे ज़्यादा, क्योंकि सड़कें नष्ट कर देते हैं, तो इन सबको टारगेट किया गया, सबका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। तो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम चलाई गई हर तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। ITI खोली गई। एकलव्य मॉडल के स्कूल, वर्तमान सरकार ने एकलव्य मॉडल के स्कूल खोलने शुरू किए हैं। 100 से ज़्यादा एकलव्य मॉडल, लगभग 150 एकलव्य मॉडल के स्कूल चल रहे हैं। 148, लगभग 150 एकलव्य मॉडल के स्कूल चल रहे हैं। और ये एकलव्य मॉडल के स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल हैं आदिवासी बच्चों के लिए, जो दूर दराज क्षेत्रों में आदिवासी बच्चे हैं, उन आदिवासी बच्चों के लिए है। इसी तरीके से सरकार ने ITI ओपन किए हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ITI में लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, इंडस्ट्रीज में जो काम आने वाली स्किल है, उद्योगों में जो काम आने वाली स्किल है, वो स्किल सिखाई जाती है, जिससे उद्योगों में लोगों को नौकरियां मिल सके। स्किल सेंटर्स खोले गए हैं और स्किल सेंटर्स ओपन करके वहां लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो सरकार ने इस तरीके की गतिविधियां निभानी शुरू की हैं। 4000 से ज्यादा मोबाइल टावर्स लगाए जा चुके हैं उन वाम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में, जिससे कि उन क्षेत्रों से लोगों की बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित की जा सके। तो इस तरीके के कदम सरकारों ने उठाने शुरू किए हैं डेवलपमेंट के लिए। भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है जो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करती है। भारत सरकार डेवलपमेंट के लिए फंड प्रोवाइड करती है, फंड उपलब्ध कराती है। तो डेवलपमेंट हो, ये सबसे पहला कार्य है। हालांकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि जहां डेवलपमेंट के लिए हमने स्कूल बनाने के लिए या सड़कें बनाने के लिए हमने ठेके दिए, तो प्राइवेट सेक्टर ने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जनाब जितना पैसा आप ठेके में देते हो उसमें से कुछ पैसा तो नक्सली हमसे वसूल ले जाते हैं अवैध रूप से, और हम देते हैं, नहीं देंगे तो मार दिए जाएंगे। दूसरी बात, वो हमें सड़क बनाने भी नहीं देंगे। तो फिर भारत सरकार ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तैनाती कर दी, BRO की तैनाती कर दी, जो सीमाओं पर सड़कें बनाता है। BSF की यूनिट है। तो जब BRO तैनात हो गई तो BSF अपने आप तैनात हो गई। CRPF पहले से तैनात है। नतीजा ये हुआ कि अच्छी सड़कें बन गई और बहुत ही सुरक्षा प्रोवाइड करके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। तो डेवलपमेंट के हर पहलू को संबोधित किया जा रहा है और इस पर काम किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए सरकार ने SRE, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, की शुरुआत की है, और इस सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के माध्यम से सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, व्यय उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार फंड देती है, जिससे कि वाम उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें। कैसे? जैसे थानों की किलेबंदी की जा सके। जो पुलिस थाने होते हैं, वाम उग्रवादी सबसे पहले पुलिस थानों को नष्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर पुलिस थाने पर हमला करके हमने पुलिस थाने की संरचना को ही नष्ट कर दिया तो वहां आसपास रहने वाले लोगों का सरकार पर से विश्वास उठ जाएगा। उन्हें लगेगा कि जब पुलिस जो हमारी सुरक्षा के लिए रखी गई है, ऐसा कहा जाता है, जब वो खुद सुरक्षित नहीं है, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो हमारी सुरक्षा क्या करेंगे। तो ऐसे दूर दराज क्षेत्रों में उन्होंने पुलिस थानों को निशाना बनाया और थाने नष्ट कर दिए। फिर से सरकार ने टारगेट रखा कि पुलिस थानों का
पुलिस थानों की किलेबंदी की जाएगी, फोर्टिफाइड किए जाएंगे, नए थाने बनाए जाएंगे, उनकी भी किलेबंदी की जाएगी। किलेबंदी का आशय यह है कि अब थाने की जो दीवारें हैं वो बेहद पुख्ता बनाई जाएंगी, उनका किसी बम के हमले, ग्रेनाइड के हमले का असर नहीं होगा। तो अब थानों की किलेबंदी कर दी गई, पुलिस थानों की किलेबंदी कर दी गई, यानी पहले पुलिस सिस्टम की सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के माध्यम से। इसके अलावा जो सीआरपीएफ के जवान हैं, उन सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई। कोबरा कमांडोज हैं सीआरपीएफ के, इन कोबरा कमांडोज की तैनाती कर दी गई। सीआरपीएफ भारत सरकार का पुलिस बल है, तो जहां जहां क्षेत्र वाम उग्रवाद से प्रभावित हैं उन सभी क्षेत्रों में सीआरपीएफ और कोबरा कमांडोज की तैनाती कर दी गई है। और सीआरपीएफ और ये कोबरा कमांडो बड़े प्रभावी तरीके से उन क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। बहुत सारे सीआरपीएफ के जवान इन हमलों में शहीद भी हुए हैं। इसके अलावा आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभी जो वर्तमान सरकार ने शुरुआत किया कि भाई हमें 31 मार्च 2026 तक खात्मा करना है, तो अचानक देखो उग्रवादियों के मारे जाने की घटनाएं बढ़ गई। बड़े बड़े उग्रवादी जो करोड़ों के, लाखों के इनामी उग्रवादी थे, वाम उग्रवादी थे, जो दूर जंगलों में रहते हैं, जहां तक पहुंचना बहुत आसान है, कई लेयर की सिक्योरिटी होती है उनकी। हम उन उग्रवादियों को मार गिराया हमारे सुरक्षा बलों ने। कैसे? एनटीआरओ की मदद से, इसरो की मदद से। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने अपने सैटेलाइट को एक्टिव किया और उस सैटेलाइट को एक्टिव करके जगह जगह की तस्वीरें खींच करके भेजनी शुरू की। भाई जंगल है, घने जंगल है, इतने घने जंगल हैं कहीं कहीं कि सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पहुंचता। कैसे हमारे जवान ऑपरेशन चलाएं? आसान काम नहीं है। एनटीआरओ जो हमारे साइबर स्पेस की खुफिया एजेंसी है, जैसे आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ऐसे ही एनटीआरओ साइबर स्पेस की खुफिया एजेंसी है। और इस एनटीआरओ के माध्यम से, इसरो के माध्यम से, इन सब के माध्यम से इनपुट उपलब्ध कराए गए और सीआरपीएफ के जवानों को मदद दी गई। उसका नतीजा ये है कि जो बड़े बड़े उग्रवादी थे, अभी आपने देखा होगा पिछले 3-4-5 महीनों में जो बड़े बड़े करोड़ों के और लाखों के इनामी उग्रवादी थे, इनके बड़े बड़े नेता थे वाम उग्रवादियों के, उनको मार गिराया गया। तो आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है और आधुनिक तकनीकों का सहारा लेकर के और बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं। जो इंटेलिजेंस है, लोकल इंटेलिजेंस है, उन लोकल इंटेलिजेंस को एक्टिव बनाया जा रहा है और बेहतर काम किया जा रहा है आसूचना के लिए, यानी खुफिया जानकारियां बेहतर तरीके से इकट्ठी करके और तब उन पर एक्ट किया जाए, जिससे कि हमारे सैनिक कम हताहत हो। आप देखो अभी जो ऑपरेशन चलाए गए पिछले 4-5-6 महीनों में, उसमें हमारे जवान कम हताहत हुए हैं, कुछ एक घायल हुए हैं, मौतें न के बराबर हैं। वरना पहले जो अभियान चलते थे उसमें हमारे जवान भी बहुत मारे जाते थे, बड़े जवान शहीद होते थे। उसका एक रीजन था कि बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी बना करके एक्शन नहीं लिए जाते थे। अब चीजें चेंज कर दी गई। ऐसे पुलिस वालों को तैनाती दी जाती है, ऐसे आईपीएस अधिकारियों को तैनाती दी जाती है, ऐसे सीआरपीएफ के कमांडेंट को तैनाती दी जाती है जिनका फील्ड में ऑपरेशन चलाने का अच्छा खासा अनुभव हो। केवल जुगाड़ के आधार पर या पनिशमेंट के आधार पर अब तैनाती नहीं होती, कैलिबर के आधार पर कैपेसिटी बेस्ड तैनाती की जाने लगी है। उसका असर दिखने लगा है। पहले हमारे आईपीएस अधिकारी कैसे रणनीति बनाते थे? जिस रास्ते से हमारे सुरक्षा बल के जवान गश्त करने जाते थे उसी रास्ते से वापस आते थे। तो जाते समय तो चले गए, वापस आते समय वाम उग्रवादी घात लगाए बैठे रहते थे पेड़ों पर, झाड़ियों में छिप करके कि अभी वापस आएंगे। पता चला वापस आते समय सब इनके टारगेट पर आए, सारे जवान शहीद हो गए। ऐसी घटिया घटिया रणनीति हमारे आईपीएस अधिकारियों ने बनाई और उसका नुकसान ये रहा कि हमारे जो सुरक्षा बल के जवान थे उन्होंने अपनी शहादत दी। लेकिन अब पिछले कुछ समय से ऐसे आईपीएस अधिकारियों की तैनाती नहीं दी जाती जो इनकैपेबल हैं, जो अक्षम है। अक्षम आईपीएस अधिकारियों की तैनाती नहीं दी जाती। उन आईपीएस अधिकारियों को चिन्हित किया जाता है जिनको ऑपरेशन चलाने में जिनकी कुशाग्र बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, अच्छी सोच है, पैनी सोच है। ऐसे लोगों को ऐसे फील्ड में तैनाती देकर के और बेहतर तरीके से भूमिका निभाई जा रही है। इसके अलावा 2017 में जब वाम उग्रवादियों ने घात लगा करके हमला किया तो हमारे 125 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। बड़ी एक हफ्ते से उन्होंने गांव के आसपास इकट्ठा होना शुरू कर दिया, हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए और उन्होंने देखा कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं, कौन सा ऐसा समय होता है जिस समय उनकी मुस्तैदी थोड़ी कम होती है। तो उन लोगों ने देखा कि जिस समय ड्यूटी स्विच हो रही होती है, एक जवान अपनी ड्यूटी छोड़कर जा रहा होता है, दूसरे जवान को ड्यूटी हैंडओवर कर रहा होता है, उस समय वो थोड़े कम मुस्तैद होते हैं क्योंकि उनका फोकस ड्यूटी हैंडओवर करने में होता है। वो समय हमले के लिए सबसे उपयुक्त होगा। वाम उग्रवादियों ने इसकी स्टडी की और ऐसे ही समय को निशाना बनाया। नतीजा ये हुआ कि हमारे 125 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान एक हमले में शहीद हो गए। ये हमारा इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेल्योर था और इंटेलिजेंस के फेल्योर के साथ साथ जो स्ट्रेटजी थी वाम उग्रवादियों से निपटने की, वो बहुत बड़ी नाकामी थी। हालांकि सरकार ने तुरंत, 2017 की बात है, सरकार ने नई स्ट्रेटजी अपनाई जिसको समाधान के नाम से जाना जाता है। ये एक्रोनिम है और हर अक्षर एक नए प्रकार की स्ट्रेटजी की बात करता है। एस फॉर स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, यानी अब वाम उग्रवादी ऑपरेशनों में उन्हीं को शामिल किया जाए जिनके पास स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की क्वालिटी हो, यानी जो अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हो, अच्छी स्ट्रेटजी बना करके नेतृत्व दे सकते हो, उन्हीं को शामिल किया जाए, बाकी को शामिल ना किया जाए। एग्रेसिव स्ट्रेटजी बनाई जाए, आक्रामक रणनीति बनाई जाए। हमारे देश में ऐसी भी सरकारें आई हैं कि उन्होंने चुनाव के दौरान वादा किया कि अगर आप हमारी सरकार बनाएंगे तो हम वाम उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन को रोक देंगे। क्या कैसे हुआ? फिलहाल लोगों का समर्थन मिला और ऐसी सरकारें भी बनी राज्यों में जिन्होंने अपने चुनाव के दौरान ऐसे क्लेम किए थे, ऐसे वादे किए थे कि आप मुझे वोट दीजिए, हम वाम उग्रवादियों के खिलाफ चलने वाले सरकार के सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को रोक देंगे। तो राजनेताओं का एक वर्ग इनका समर्थक भी रहा है।
बहुत पहले की बात है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस देश में ऐसे 16 नेताओं की लिस्ट तैयार की थी, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री थे, राज्यों के कैबिनेट मंत्री थे, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री रह चुके थे, जो नक्सलियों के समर्थक थे और नक्सलियों को मदद पहुंचाने में प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से सहायता देते थे। हालांकि इंटेलिजेंस ब्यूरो की यह रिपोर्ट दबा दी गई और पब्लिक नहीं हुई, सार्वजनिक नहीं हो पाई। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने देश के ऐसे 16 गद्दार नेताओं की लिस्ट तैयार की थी, और ये गद्दार नेता वो थे जो राज्यों के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, भारत और राज्यों में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन राजनीति के अपने रंग हैं, अपने निराले रंग हैं। तो अब ये तय किया गया कि वाम उग्रवादियों के खिलाफ हम आक्रामक रणनीति अपनाएंगे, किसी भी तरीके की कोई भी सहानुभूतिपूर्वक रवैया नहीं अपनाया जाएगा। हाँ, जो लोग वाम उग्रवाद का रास्ता छोड़कर राष्ट्र की मुख्य धारा में वापस आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। सरकार ने उनके लिए पुनर्वास कार्यक्रम चलाए हैं, और उन पुनर्वास कार्यक्रमों के आधार पर उन्हें स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, पैसा दिया जाएगा, मकान दिया जाएगा, उन्हें के पुनर्वास के लिए पूरी व्यवस्था होगी। लेकिन जो अपना हथियार नहीं डालते हैं, जो आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो फिर वो हमारे खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, फिर ठीक है, निपटेंगे उनसे। एम फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। क्योंकि सीआरपीएफ के जो जवान काम करते हैं वो बड़े विषम परिस्थितियों में काम करते हैं। आप अगर उनकी परिस्थितियां देखें तो आपका हृदय भराएगा। कई कई दिन ठीक से सोने को नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसे संवेदनशील जगहों पर है कि रात में सो गए तो पता चला हमेशा के लिए सो गए, उग्रवादी हमला हो गया। ऑपरेशन के लिए गए हैं, सेम डे वापसी संभव नहीं है। 2-2, 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन, हफ्ते भर ऑपरेशन चलाते रहते हैं। खाने की कोई व्यवस्था नहीं, खाने के लिए चूल्हा जलाएंगे तो धुआं उठेगा, नक्सलियों को पता लग जाएगा यहीं पर है, खाना नहीं बना सकते। तो जो ब्रेड है, बिस्किट है, टोस्ट है, इन्हीं पर निर्भर रहते हैं 3-3 दिन, 4-4 दिन। जो रोटियां लेकर के एक साथ रोटियां बना के लेके चले गए, 4-4, 5-5 दिन वही रोटी खा रहे हैं। पानी पीने के लिए नहीं है, जो पानी पीने के लिए ले गए वो खत्म हो गया, पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। कहाँ मिलेगा जंगलों में पानी? तो नदियों, झरनों, तालाबों का जब बहुत प्यास लगी तो किसी तरीके से उसी पानी को यूज़ कर लिया गया। तो बड़ी विषम परिस्थितियों में हमारे जवान ऑपरेशन चला रहे हैं, जो वाम उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन है। जाहिर सी बात है कि उनके मोटिवेशन लेवल पर प्रभाव पड़ता है। परिवार में अगर इसी दौरान कोई बीमारी आ गई, किसी की मृत्यु हो गई, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, तो घर नहीं पहुंच सकते, वो परिवार नहीं पहुंच सकते। ऐसी परिस्थितियों में है कि अपने बेस कैंप पर आना मुश्किल है, परिवार कहाँ पहुंच पाएंगे? तो कर्मचारियों का, जो सुरक्षा बल के जवान है, उनका मनोबल कभी कभी नकारात्मक तरीके से प्रभावित होता है। तो उनके मनोबल को ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में उनके मनोबल को बनाए रखा जा सके, उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, जैसे ग्रेहाउंड की ट्रेनिंग थी, उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जाए। एक्शनेबल इंटेलिजेंस, कार्य योग्य आसूचना। जैसे 2017 में जो हमला हुआ उसमें इंटेलिजेंस की फ्लोर हो गई। इंटेलिजेंस की फ्लोर होने का एक बड़ा रीजन ये भी होता है कि जो सीआरपीएफ वगैरह के कमांडो होते हैं, वो पता चला तमिलनाडु का कोई अधिकारी है, वो सीआरपीएफ का कमांडो है। अब उसको ढंग से हिंदी भी नहीं आती, और छत्तीसगढ़ में दूर दराज एरिया में तो छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी भी नहीं बल्कि लोकल बोली बोली जाती है। वो बोली हिंदी भाषा वाला समझ नहीं पाएगा, और ये तो तमिलनाडु का रहने वाला है, केरल का रहने वाला है। तो आम लोगों से, जो सीआरपीएफ वगैरह के कमांडेंट की तैनाती होती है, उनका आम लोगों से कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पाती, जुड़ाव प्रॉपर नहीं हो पाती। और अगर लोकल पुलिस सपोर्ट करे तो लोकल पुलिस के सपोर्ट से इंटेलिजेंस कलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर सरकारें अलग दल की आ गई तो कभी कभी लोकल पुलिस सपोर्ट नहीं करती है। बड़ा चैलेंज है, बड़ी कठिनाई है, और इन कारणों से इंटेलिजेंस कलेक्ट करना आसान काम नहीं रह जाता। तो इस पर काम किया जाए, इस पर वर्क किया जाए, और एक्शनेबल इंटेलिजेंस, ऐसा इंटेलिजेंस, ऐसी खुफिया सूचनाएं जिन पर हम एक्शन ले सकें, एक्शन लेने योग्य हों, उनको कलेक्ट करने पर बल दिया जाए। डैशबोर्ड, और केपीआई एंड केआरए। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। केपीआई और केआरए प्राइवेट सेक्टर, कारपोरेट सेक्टर से लिया गया कॉन्सेप्ट है। की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, किसी भी अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरिया क्या रहा है, क्या है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसके परफॉर्मेंस के इंडिकेटर क्या है, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है अपनी नौकरी के दौरान। अब जो तैनातियां दी जाएंगी वाम उग्रवादियों से निपटने के लिए, तैनातियां देने में हर अधिकारी का केपीआई और केआरए देखा जाएगा। जिस अधिकारी का केआरए और केपीआई अच्छा है, उसी को वाम उग्रवादियों से लड़ने के विरुद्ध तैनाती दी जाएगी, क्योंकि यहां योग्य लोग चाहिए, कुशल लोग चाहिए, और योग्यता और कुशलता के आधार पर नियुक्तियां हो, इसके लिए हर अधिकारी का केपीआई और केआरए तैयार होगा। तो अच्छा काम हो रहा है। एच, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। अब तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। जैसे अभी हमने बताया कि हमने एनटीआरओ और इसरो की मदद ली, और एनटीआरओ और इसरो की मदद लेने से, क्योंकि ये हुआ कि भाई छुटभैये नेता मारे जा रहे हैं, जो वाम उग्रवादियों के छुटभैये वाम उग्रवादी हैं वो मारे जा रहे हैं, क्योंकि वही फील्ड में मिल जाते हैं भटकते हुए, गश्त करते हुए। तो वह इनको मारने से कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, मारो बड़े पेड़ को। जब बड़ा नेता मरेगा तो जो छुटभैये हैं वो अपने आप भागेंगे। तो इस दिशा में कामयाबी मिली तकनीक का उपयोग लेकर के, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। ए, एक्शन फॉर ईच थिएटर। एक्शन फॉर ईच थिएटर का मतलब है कि अब हर क्षेत्र के लिए एक जैसी स्ट्रेटजी ना अपनाई जाए। जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, जहां जहां वाम उग्रवाद है, हर जगह वाम उग्रवाद की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल भिन्न है।
और इन भौगोलिक परिस्थितियों की भिन्नता के कारण हम एक जैसी रणनीति हर क्षेत्रों में नहीं अपना सकते। अगर हम एक जैसी रणनीति हर क्षेत्र में अपना लेंगे तो वो कारगर साबित नहीं होगी। इसलिए हमें हर क्षेत्र के लिए अलग स्ट्रेटजी अपनानी होगी, हर क्षेत्र के लिए अलग स्ट्रेटजी अपनानी होगी। इसके अलावा जो ट्राई जंक्शंस होते हैं, ट्राई जंक्शंस का मतलब है जहां 3 राज्यों की सीमाएं मिल रही हैं, वो उग्रवादियों के लिए सबसे फर्टाइल एरिया होते हैं, क्योंकि एक राज्य से हमले करते हैं, दूसरे राज्य की सीमा में चले जाते हैं, तीसरे राज्य की सीमा में चले जाते हैं। और जो लोकल पुलिस होती है उसकी ऑपरेशन करने की अपनी लिमिटेशन होती है अपनी राज्य की बाउंड्री में। सीआरपीएफ की तो बाउंड्री नहीं है, लेकिन उनकी तो बाउंड्री है लोकल पुलिस की। तो जो ट्राई जंक्शंस हैं वो फर्टाइल लैंड रहे हैं इन वाम उग्रवादियों के लिए, तो उनके लिए अलग रणनीति बनाई जाए, वहां पर लोकल पुलिस से ज्यादा सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया जाए, जिससे ऐसे एरिया को मुक्त किया जा सके। तो हर एरिया के लिए सेपरेट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तभी कामयाबी मिलेगी। तो एक्शन फॉर ईच थिएटर। नो एक्सेस टू फाइनेंस, इनके जो वित्त का प्रवाह है वो रोका जाए। विदेशों से एनजीओ को फंड मिलता है, एनजीओ मानवाधिकार के नाम पर इनको पैसा दे देते हैं, इन तक पैसा पहुंचा देते हैं। तो एनजीओ पर भारत सरकार ने शिकंजा कसा, खूब कसा है। हम लोगों ने गवर्नेंस में पढ़ा है उन सारी चीजों को, इसीलिए कसा गया शिकंजा, क्योंकि एनजीओ को पैसा मिलता था विदेशों से और वो पैसा इन तक पहुंचता था। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है। इसके अलावा जो लोग हैं, ठेकेदार हैं, दुकानदार हैं उन क्षेत्रों में, उनसे अवैध वसूली करते हैं और कहते हैं अगर पुलिस को बताया तो पूरे घर वालों को गोली मार देंगे। तो बेचारे वो चुपचाप देते रहते हैं, डर के कारण, मजबूरी है उनकी, पुलिस को बता नहीं सकते, पुलिस कितने दिन सुरक्षा देगी। इस तरीके की चीजें, या फिर जो अवैध कारोबार है, या फिर हमने बताया कि पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों से लिंक है, उनसे हथियार और पैसा लेकर आते हैं, इस तरीके से वे मदद लेते हैं, इस तरीके से वो मदद प्राप्त करते हैं। तो इनके इस वित्त के प्रवाह को रोकना है। संगठित आपराधिक गिरोह हैं, उनसे तक पैसा पहुंचता है, उन पर नेटवर्क, उन पर शिकंजा कसा जाए। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी जैसे हम लोगों ने देखा था, तो नोटबंदी लाना इनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि बड़ी मात्रा में इनके पास पैसा था, बक्से बक्से भर के इन्होंने अपने पास पैसे रखे थे। और वो पैसे इसलिए रखे थे क्योंकि इनको विदेशों से हथियार खरीदना था। हथियार खरीदने के लिए पैसे चाहिए, हथियार, गोला बारूद, हैंड ग्रेनेड, AK-47 सब खरीदने के लिए पैसे चाहिए, गोलियां। एक ही झटके में जैसे नोटबंदी लागू हुई, जितनी नोटें रखी थी वो कागज के टुकड़े बन गए, सारा पैसा खत्म हो गया, जीरो हो गया। तो डिमोनेटाइजेशन, तो ये ऐसे कदम हैं जो नो एक्सेस टू फाइनेंस, यानी उन तक वित्त का प्रवाह रोका जाए, इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके की संस्थाएं हैं जो अर्थव्यवस्था की अस्थिरता आदि पर सलाह देती हैं, उन्होंने कह रखा है कि भाई हर देश को कुछ समय में अपने यहाँ डिमोनेटाइजेशन जैसी चीज़ों को तो लागू करना चाहिए। हमने IMF की बात मानी और डिमोनेटाइजेशन को हमने लागू किया, उसका एक अच्छा असर दिखा डिमोनेटाइजेशन का। तो ये सारे उपाय हैं, ये सारे कदम हैं जो भारत सरकार ने विगत वर्षों में उठाए हैं, उन कदमों का अच्छा प्रभाव पड़ा है और वाम उग्रवाद में तीव्र गिरावट आई है। जो वाम उग्रवाद एक समय में लगभग 250 जिलों तक विस्तृत हो चुका था, अब केवल देश के 38 जिलों में, 38 जिलों में सिमट कर रह गया है। उनमें भी 35 जिलों में हम विकास के लिए आकांक्षी जिला प्रोग्राम चला रहे हैं, आकांक्षी जिला कार्यक्रम चला रहे हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है उन्हें, क्योंकि वे देश के सबसे पिछड़े हुए जिले हैं और वाम उग्रवाद से प्रभावित हैं। तो विकास के नाम पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी उन क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं। तो अब केवल 38 जिलों तक ये सीमित होकर के वाम उग्रवाद रह चुका है। जो भारत सरकार ने आंकड़ा जारी किया है, उन आंकड़ों के मुताबिक 78% लगभग गिरावट वाम उग्रवादी हमलों में आ चुकी है पिछले कुछ वर्षों में। जो वाम उग्रवादियों के हमलों के द्वारा नागरिकों के मारे जाने की घटनाएं हैं, उनमें भी तीव्र गिरावट आई है। सुरक्षा बलों के शहीद होने की घटनाएं हैं, उनमें भी तीव्र गिरावट आई है। यद्यपि आत्मसमर्पण, वाम उग्रवादियों की आत्मसमर्पण की घटनाएं बढ़ी हैं और वाम उग्रवादियों के मारे जाने की घटनाएं बढ़ी हैं। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है, पॉजिटिव मैसेज है। और अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने कमर कस ली है, प्रतिबद्धता प्रकट की है कि 31 मार्च 2026 तक वाम उग्रवाद का खात्मा करना है और छत्तीसगढ़ से सबसे पहले खात्मा करना है, क्योंकि वही वाम उग्रवादियों की बैकबोन बना हुआ है। जो दंडकारण्य वन है, दंडकारण्य वाला इलाका है, जिसमें एक समय में बहुत सारे राक्षस रहा करते थे, और उन्हीं राक्षसों का विनाश करने के लिए ही भगवान श्री राम ने जो श्रीलंका की तक जाने की यात्रा की थी, उन्होंने यही दंडकारण्य वन चुना था। और दंडकारण्य वन इसलिए चुना था क्योंकि वहां राक्षसों का वास बहुत था, जो हमारे ऋषि मुनियों को तपस्या करने में बहुत तंग करते थे। तो भगवान श्री राम ने कहा ठीक है, चलो मैं इसी रास्ते से चलता हूँ और राक्षसों का विनाश करते हुए जाता हूँ। ये वही दंडकारण्य वन का क्षेत्र है जहां आज नए राक्षसों का कब्जा है, और ये नए राक्षस हैं वाम उग्रवादी। ये नए राक्षस हैं वाम उग्रवादी, और इन नए राक्षसों का अंत करने के लिए जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं और जो हमारे कोबरा कमांडोज हैं, वो भगवान श्री राम की सेना बन करके उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो ये जो दंडकारण्य वन वाला इलाका है, अगर इस इलाके से हम वाम उग्रवादियों का खात्मा कर ले गए तो वाम उग्रवादियों का समूल नाश हो जाएगा। बचेंगे अर्बन नक्सली, उनसे निपटने के लिए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। वो हम लोग चर्चा करेंगे अर्बन नक्सलियों के बारे में, अलग से पढ़ेंगे और लिखेंगे। क्योंकि शहरों में जो बैठे हैं वो बैठे बैठे एयर कंडीशन में दिमाग ज़्यादा चलता है। तो ये जो देश के विरुद्ध दिमाग चलाने वाले लोग हैं, अर्बन नक्सली हैं, ये हमारे लिए समस्या के सबब अवश्य हैं। लेकिन एक बार जब फील्ड पर लड़ने वाले लोग खत्म हो जाएंगे तो एयर कंडीशन में बैठकर दिमाग चलाने से कोई फायदा रहेगा नहीं, क्योंकि जमीन पर लड़ने वाले लोग मिलेंगे ही नहीं। तो और एक बात, दूसरी बात, जो डेवलपमेंट है, जब दूर दराज क्षेत्रों तक डेवलपमेंट होगा तो फिर वाम उग्रवाद की गुंजाइश अपने आप खत्म हो जाएगी। वाम उग्रवाद का विस्तार इसीलिए विस्तारित होता चला गया क्योंकि उन क्षेत्रों में विकास का अभाव रहा, और विकास के अभाव के कारण बड़ी आसानी से वो इसे अपना केंद्र बनाते चले गए। तो
समय समाप्त होने की कगार पर है, लगभग हो ही गया। अच्छा, तो लिखा तो नहीं हम लोगों ने इन चीज़ों को, चलो कोई बात नहीं, आगे लिख लेंगे। कल तो अवकाश है, रहेगी अलख के साथ, और जो बच्चे प्रयागराज या उसके आसपास हैं